एपिसोड 6। पता नहीं कहाँ से ये सड़क छाप रोमियो अभिनव मेरे पीछे पड़ गया है। इस फिजिकल इंस्ट्रक्टर को कुछ भी काम नहीं है। यह लेसन प्लान बनाना है, टेस्ट पेपर सेट करना है, रेगुलर असेसमेंट कंडक्ट करना है। हाँ, कितना काम बाकी है। रुद्री ने उस लव लेटर को फाड़कर डस्टबिन में फेंकते हुए कहा। स्कूल बोर्ड मीटिंग रूम। बोर्ड मीटिंग स्कूल सूम के साथ शुरू हुआ। डायरेक्टर डॉक्टर अभिलाष सेन, प्रवीण, मैनेजर मिस्टर गौतम शाही, पेरेंट एसोसिएशन मेंबर्स, टीचर एसोसिएशन मेंबर्स, मास्टर राहुल, स्टूडेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर चारुलता करंदीप, प्रिंसिपल, शेयर होल्डर्स मिस्टर कमलेश लोनी, डॉक्टर विशाल व्यास, डॉक्टर अर्नेश गर्ग, डॉक्टर स्मृति वर्मन, फाउंडर मेंबर सभी मीटिंग में उपस्थित थे। मीटिंग पूरे 200 मिनट तक चली। अभिलाष ने सभी को एड्रेस करते हुए कहा, बोर्ड बैठक की शुरुआत स्कूल सोम से शुरू हुई। इसमें स्पष्ट रूप से इस मामले में किसी के भी आइडियोलॉजी को वोयलेट नहीं किया गया। बैठक के दौरान पब्लिक कमेंट के लिए एक टाइम स्लॉट फिक्स किया गया है। मिस्टर कमलेश लोनी ने अपने दोनों हाथों को गूंथते हुए टेबल पर रखकर कहा, हमें सेम टॉपिक को बार बार पढ़ाने की जरूरत है। कुछ बच्चे सब कुछ पहली बार में नहीं सीखते हैं। यदि किसी छात्र को कुछ सीखने के लिए अधिक समय चाहिए, उस टॉपिक को हर करिकुलम में रिपीट होना चाहिए। हर शिक्षक चाहता है कि करिकुलम स्टूडेंट फ्रेंडली हो। करिकुलम के भीतर का सारा कंटेंट छात्रों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। मेघराज कुमार सर ने सबको अच्छी तरह से समझाते हुए कहा, बच्चे अगर डिसिप्लिन नहीं हो रहे हैं, कितना भी समझाने पर अगर नहीं मान रहे हैं, तो उन्हें अनुशासित किया जा सकता है, उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से नियत प्रक्रिया के दिशा निर्देशों के भीतर है। अभिलाष ने मेघराज की बात में फर्दर एक और पॉइंट ऐड करते हुए कहा, मैं परफॉर्मेंस पे सैलरी के बारे में बात करना चाहती हूँ। शिक्षकों के बीच मेरिट वेतन चिंता का विषय है। यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। कभी कभी शिक्षक को छात्र की प्रेरणा की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मतलब कई स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं और वही कुछ स्टूडेंट्स बस डिग्री के लिए आते हैं। फिर ऐसे में स्टूडेंट्स मेरिट के हिसाब से हम सारे टीचर्स को सैलरी देना बहुत गलत है। जो नहीं पढ़ना चाहते उनको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों को गुरु द्रोणाचार्य ने पाया था। जो गुरु द्रोणाचार्य ने मेहनत से पाया, उसे अर्जुन ने अपने तन मन धन से सीखा और वही दुर्योधन ने ध्यान नहीं दिया। तो अब इसमें एक गुरु को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? हम सारे टीचर मर मर कर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब मेरिट बेस पे करने से हम गरीब टीचर्स के पेट पर लात मारने वाली बात हो जाएगी। मतलब हमें कम सैलरी मिलेगी तो हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? अद्वैता मैम ने सभी टीचर्स के दिल के दर्द को सबके सामने रखते हुए कहा, हमेशा ऐसे छात्र होंगे जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उन्हें कोई भी नहीं पढ़ा सकता। प्रॉपर एवल्यूशन के साथ कक्षा में बेस्ट काम करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और सैलरी दी जाना चाहिए। मेघराज ने अद्वैता की बात का सपोर्ट करते हुए कहा, ठीक है, हम सभी शेयर होल्डर्स इस पॉलिसी पर एक बार फिर से विचार करेंगे। अभिलाष ने टीचर्स एसोसिएशन के मेंबर्स की ओर देखते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है। को स्कूल बोर्ड की बैठक के पब्लिक कमेंट स्लॉट में बहुत सारे शिक्षक सक्रिय रूप से शामिल हुए। आज के इस मीटिंग में बहुत सारे मेंबर्स ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे स्कूल में करीब 70 टीचर्स की वैकेंसी है। सभी स्कूल कॉन्ट्रैक्ट पर सब्स्टिट्यूट हायर कर रहे हैं। इससे टीचिंग क्वालिटी बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। टीचर स्टूडेंट रेशियो भी इफेक्ट हो रहा है। मगर हमें अपने स्कूल में कर्मचारियों को बोनस देने की बजाय उस फंड के पैसे से और टीचर हायर करने चाहिए। डॉक्टर स्मृति वर्मन ने बड़े ही प्यार से अपनी बात बोर्ड मेंबर्स के सामने रखते हुए कहा, ये सुझाव सभी को बहुत अच्छा लगा, सिर्फ टीचर्स को छोड़कर। हमने बोर्ड मेंबर्स के रूप में पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन को रखा है ताकि माता पिता शिक्षा के मेथड, पेडोलॉजी और कई और बातों में अपने कमेंट और सुझाव हमें दे सकते हैं। डॉक्टर विशाल व्यास ने पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के मेंबर्स की ओर देखते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है। को स्कूल बोर्ड की बैठक के पब्लिक कमेंट स्लॉट में बहुत सारे शिक्षक सक्रिय रूप से शामिल हुए। आज के इस मीटिंग में बहुत सारे मेंबर्स ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे स्कूल में करीब 70 टीचर्स की वैकेंसी है। सभी स्कूल कॉन्ट्रैक्ट पर सब्स्टिट्यूट हायर कर रहे हैं। इससे टीचिंग क्वालिटी बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। टीचर स्टूडेंट रेशियो भी इफेक्ट हो रहा है। मगर हमें अपने स्कूल में कर्मचारियों को बोनस देने की बजाय उस फंड के पैसे से और टीचर हायर करने चाहिए। डॉक्टर स्मृति वर्मन ने बड़े ही प्यार से अपनी बात बोर्ड मेंबर्स के सामने रखते हुए कहा, ये सुझाव सभी को बहुत अच्छा लगा, सिर्फ टीचर्स को छोड़कर। हमने बोर्ड मेंबर्स के रूप में पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन को रखा है ताकि माता पिता शिक्षा के मेथड, पेडोलॉजी और कई और बातों में अपने कमेंट और सुझाव हमें दे सकते हैं। डॉक्टर विशाल व्यास ने पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के मेंबर्स की ओर देखते हुए कहा, राहुल के पेरेंट्स काफी गुस्से में थे। उन्होंने कुछ और पेरेंट्स के साथ मिलकर कहा, स्कूल में गे और लेस्बियन स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है। आपके कुछ स्टूडेंट्स ने उन स्टूडेंट्स को स्कूल प्रोग्राम में भाग नहीं लेने दिया है। अभी हमें बैठक में इस सेक्सुअल ओरिएंटेशन हेरेसमेंट के बारे में आप सभी से पता चला है। गे और लेस्बियन स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट के तहत
उन स्टूडेंट्स को स्कूल प्रोग्राम में भाग नहीं लेना देना एक क्राइम है। उन सभी अपराधी स्टूडेंट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वोयलेशन है कि गे और लेस्बियन स्टूडेंट्स को स्कूल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। ये एक गंभीर मुद्दा है। अभिनव ने अपने आईब्रोज को सिकुड़ते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, मुझे खेद है कि एलजीबीटीक्यू कार्यक्रम में एक छात्र को परेशान किया जा रहा था, मगर टीचर्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे को बखूबी हैंडल किया। हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स सेफ हैं। हमारे सभी स्टूडेंट्स हम सभी के खुद के बच्चों जैसे हैं। मुनमुन ने सभी की वाहवाही लूटने की कोशिश करने के लिए कहा, हम बस बोर्ड को ये बताने चाहते हैं कि यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी छात्र सुरक्षित हैं। राहुल के पेरेंट्स ने एक साथ कहा, आप एकदम रिलैक्स रहिए। मैं दिन रात मेरे सभी स्कूल्स में इसीलिए घूमता रहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं घटे। हमारे स्कूल पॉलिसी में सेफ्टी फर्स्ट है। हमारे स्कूल के लोगों में हमने लिखा है टुगेदर वी कैन। हम सभी के अंदर टीम स्पिरिट है। अभिलाष ने सभी पेरेंट्स को भरोसा दिलाते हुए कहा। सभी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मेंबर्स के चुनाव को लेकर बहुत चिंतित थे। वे चाहते थे कि बोर्ड माता पिता की पसंद का विकल्प चुने। हमने लॉटरी सिस्टम किया है। सभी पार्टिसिपेंट्स के नाम के चिट्स डाले जाएंगे और आप सभी की प्रेजेंस में चिट्स निकाले जाएंगे। हर क्लास से एक टीचर और एक पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया जाएगा। डॉक्टर चारुलता करंदीप ने सबको पूरा प्रोसीजर समझाते हुए कहा। इस बैठक में बोर्ड को मुद्दों को हल करने के लिए 20 मिनट का समय मिला है। हालांकि आज तुरंत बोर्ड के सामने उठाए गए किसी भी मुद्दे पर कार्रवाई करने में बोर्ड अभी के अभी फिलहाल असमर्थ है। पब्लिक कमेंट के टाइम स्लॉट के दौरान कई मुद्दे सामने आए हैं। सभी मुद्दों के हल को निकाला जाएगा और मिनट्स ऑफ मीटिंग आप सभी को मेल कर दिया जाएगा। अभिलाष ने मीटिंग को ऑलमोस्ट खत्म करते हुए कहा। सभी ने सहमति में अपने सर हिला दिए। अभिलाष ने प्रवीण की ओर देखते हुए कहा, प्रवीण, मिनट्स ऑफ मीटिंग पकड़ सबको सुना दो। प्रवीण ने अपने नोटपैड को ओपन करके कहा, हमने स्कूल सॉन्ग से मीटिंग स्टार्ट करके ये बात क्लियर कर दी है कि कोई भी इवेंट या मीटिंग स्कूल सॉन्ग से शुरू किया जाएगा और प्रोग्राम के अंत में नेशनल एंथम बजाया जाएगा। इसलिए ये दिलचस्प है कि हमने आज की मीटिंग में ऐसा किया। अभी स्कूल से जुड़ी प्रार्थना के बारे में आप सबको भी जानकारी मिली। यह एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो स्कूल करिकुलम से संबंधित है। मीटिंग के दौरान पब्लिक कमेंट स्लॉट दिया गया था। इस दौरान हमें पेरेंट्स से पता चला कि वह एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं। बोर्ड मेंबर्स अब इस मीटिंग के बाद उन सारे मुद्दों पर एक्शन लेंगे। हमें मीटिंग के दौरान MSTG इंटरनेशनल स्कूल विशुपटा सिटी में हुए सेक्सुअल ओरिएंटेशन के मुद्दे के बारे में पता चला। निष्कर्ष रूप में ये बैठक कई मुद्दों पर बहुत व्यापक पाई गई। ऐसी कई स्थितियां थीं जो हमारे करिकुलम के संबंध में हैं। हमारे बोर्ड मेंबर्स की निरंतर उपस्थिति और समर्थन के साथ इन स्कूल बोर्ड की बैठकों में माता-पिता, शिक्षकों और स्टूडेंट्स की भागीदारी होगी। बोनस के पैसे का उपयोग अधिक शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए किया जाएगा। नेशनल एंथम के बाद सभी लोग चले गए। अभिलाष और प्रवीण वहां बैठकर मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में सोच रहे थे। तुझे सब कुछ पहले ही पता था? कैसे सब कुछ तुझे पता होता है? प्रवीण ने अभिलाष की ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा, मैं LKG से रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा हूँ। तू तो अंकल के डेथ के बाद 5th स्टैंडर्ड में आया था। मैंने सब कुछ देखा है और सहा है। इतना दर्द है मेरे अंदर की। खैर वो सब छोड़, मेरी जानेमन क्या कर रही है? अभिलाष ने थोड़ा मुस्कुराकर अपने मोबाइल पर देखते हुए कहा। कौन? वो पागल मुनमुन, रंभा आंटी की लाडली। प्रवीण ने मिनट्स ऑफ मीटिंग टाइप करते हुए कहा। अरे तू उसका नाम मत लिया कर, मैं तो मिस बडबड की बात कर रहा हूँ। हम यार उसमें बहुत कुछ है। एक तो मैं भी मैथमेटिशियन और वो भी, ऊपर से वो हर बात पर उसका बजट प्लान करने का अंदाज, वो मेरी तरह नहीं है। पर वो सीख जाएगी वेणु। अगर मैं उससे शादी करना चाहूँ तो क्या गलत होगा? अभिलाष ने अपने सर्वेलेंस सिस्टम ऐप पर रुद्री को निहारते हुए प्रवीण से कहा। प्रवीण ने टाइपिंग बंद करके गुस्से में अभिलाष की ओर देखते हुए कहा, अभिलाष तू पागल हो गया है। तेरी शादी बहुत पहले स्टेट कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय मिनिस्टर रघुनाथ पाल की भतीजी मुनमुन पाल से फिक्स हो चुकी है। तेरी वजह से वो इस स्कूल में फालतू की SSC फैकल्टी की जॉब कर रही है। तेरे साथ उसने स्कूलिंग, कॉलेज, फिर सेम यूनिवर्सिटी से अपना MA इन इंग्लिश और M.Ed किया। तू कैसे किसी और के बारे में सोच सकता है? एपिसोड 7। प्रवीण ने टाइपिंग बंद करके गुस्से में अभिलाष की ओर देखते हुए कहा, तू कैसे किसी और के बारे में सोच सकता है? मैं कोई पापा, माँ और चाचू की बिजनेस डील नहीं हूँ। मैंने उन लोगों से अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा था क्योंकि मेरे लाइफ में कोई नहीं आया था। जब मैंने रुद्री को पहली बार ट्रेन में देखा, बस देखता ही रह गया। वो कोई बला की खूबसूरत नहीं है, पर उसमें एक अलग सा अपनापन है। यार उसे देखते ही मुझे बहुत सुकून मिलता है। लगता है बस अब ठहर जाऊं। अभिलाष ने पेपरवेट को हाथों में लेकर देखते हुए कहा। अभी ये सिर्फ क्रश है। प्रवीण ने अभिलाष के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। तू क्या पागल है? मैं कोई एडोलेसेंस में नहीं हूँ। एक जवान मर्द हूँ जो कि दिमाग से मेच्योर है। मुझे रुद्री से प्यार है। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत है। अभिलाष ने अपनी पीठ को रिवॉल्विंग चेयर पर टिकाकर कहा।
यार, तू मोमेंट्री ड्राइव में बह रहा है, हो सकता है कि रुद्री में तुझे एक नया खिलौना दिख रहा हो। प्रवीण ने अभिलाष की मन की गहराई को टटोलते हुए कहा। क्या बकवास है, तुझे लगता है कि मैं उससे खेलना चाहता हूँ? मैं ऐसा क्यों करूँगा? अभिलाष ने अपनी चेयर को रिवॉल्व करते हुए कहा। जैसे बोर होने पर तू इस चेयर के साथ खेल रहा है, ठीक है सही, तू अपनी जिंदगी में भागते भागते बोर हो गया है, इसी बीच तुझे रुद्री मिल गई है, अब तू उससे अपना दिल बहला रहा है। प्रवीण ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर अपने दोनों हाथों को रखकर कहा। क्या आज तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? अभिलाष ने प्रवीण को घूरते हुए कहा। तुझे क्या लगता है कि तेरी धमकी से मैं सच बोलना बंद कर दूंगा? प्रवीण ने अभिलाष की ओर देखते हुए कहा। मुझे पता है मेरे बाप कि तू मेरे सीने में तीर जैसी तेरी कटाक्ष कमेंट बातें चुभाता रहेगा। बचपन से तेरी इस जहर की तरह कड़वी बातों की आदत सी हो गई है। अभिलाष ने अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहा। सर्वेलेंस सिस्टम ऐप को ऑन कर, तुझे पता चलेगा कि ये हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की उन तितलियों में से नहीं है जो तेरे पीछे आएगी। अभी जरूर वह कुछ काम कर रही होगी। उस लड़की को जहां तक मैं जानता हूं, वह सिर्फ इज्जत की रोटी कमाने में इंटरेस्टेड है। उसका पूरा फाइनेंस फोकस दिमाग है। प्रवीण ने अभिलाष के मोबाइल में झांकते हुए कहा। स्टाफ रूम। अद्वैता ने रुद्री से पूछा, आप कौन हैं? हाय, मैं मैथ्स पढ़ाने के लिए इस स्कूल में आई हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट एसएससी मैथ्स टीचर के पद पर हुआ है। आपका क्या नाम है? रुद्री ने अद्वैता से हैंडशेक करते हुए कहा। मैं एसएससी सोशल स्टडीज की फैकल्टी हूँ, बीएड एंड एमए इन जियोग्राफी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अद्वैता ने मुस्कुराते हुए कहा। आप नहीं, तुम कहो अद्वैता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, रुद्री ने अद्वैता की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरे एक मित्र हैं, उनके बारे में जितनी भी बातें करूं कम है। आज के इस युग में भी हम लोगों को मेरिट पर नौकरी मिलती है, ईश्वर की कृपा है। समृद्ध और रिच फैमिली से होने के कारण कई लोगों को सिफारिश की वजह से तुरंत नौकरियां मिल जाती हैं, मगर जब मैं मैथ्स फैकल्टी मेघराज सर को देखती हूँ तो लगता है कि सफल होने के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि, फराटेदार अंग्रेजी या बहुत धनी होना जरूरी नहीं है। अगर जरूरत है तो वो है ज्ञान की। हमें कामयाब होने के लिए सपने देखने, दृढ़ रहने और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। मेघराज एक प्राइमरी टीचर के बेटे हैं। वो देखो, जो इंसान अभी स्टाफ रूम के अंदर आए हैं, वो जो ब्लू शर्ट पहने हुए व्यक्ति हैं, वही मेघराज है। एक छोटे से शहर से इन्होंने एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की और आज एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स की फेवरेट फैकल्टी में से एक है। मेघराज, ये रुद्री है, आपकी तरह मैथ्स फैकल्टी। अद्वैता ने मेघराज का बखान करते हुए रुद्री से मेघराज को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा। हेलो सर, नाइस टू मीट यू, रुद्री ने मेघराज से हैंडशेक करते हुए कहा। मेघराज ने रुद्री से हाथ मिलाया और एकटक से रुद्री को देखता रह गया। मेघराज, मेघराज, अद्वैता ने मेघराज को आवाज दी। मेघराज अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और रुद्री का हाथ छोड़ दिया। वही दूसरी ओर मोबाइल पर ये सब देखकर अभिलाष ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा, इस फैकल्टी का क्या नाम है? इसे तो मैं। क्या तूने देखा कैसे उसने रुद्री का हाथ पकड़ा और फिर छोड़ा ही नहीं? ये रुद्री भी कितनी केयरलेस है, किसी भी अजनबी आदमी से कोई क्यों हैंडशेक करेगा? आह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? जब से मैं रुद्री से मिला हूँ तब से मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तू क्या अजीब सी हरकतें कर रहा है? तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि रुद्री तेरी वाइफ है। चिल्ल, वो एक अजनबी है, तेरे घर में टेम्पररी बेसिस पर रह रही है और जल्द ही वह हमारे घर से कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। प्रवीण ने अभिलाष की पीठ को हल्का सा थपथपाते हुए कहा। चल घर चलते हैं, काफी देर हो गई है, अभिलाष ने अपना कोट उठाते हुए कहा। हाँ चल, रंभा आंटी को कॉल तो कर ले भाई, पता कर कि शंकर और बृंद कहाँ तक पहुँचे। बेचारी रुद्री को तो तूने काम वाली बाई बना कर रख दिया है, तू बहुत क्रूअल है, किरण ने मोबाइल की ओर इशारा करते हुए अभिलाष से कहा। अभिलाष ने तुरंत रंभा जी को कॉल किया। माँ, शंकर और बृंद को अभी मत भेजना, यहाँ पर प्रवीण सब संभाल लेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि शंकर और बृंद थोड़े दिन खेती का काम देखे, मैं बाद में उन दोनों को बुला लूंगा, यहाँ पर सब ठीक है। अभिलाष ने पार्किंग की ओर जाते हुए मोबाइल पर कहा। तुझे क्या हुआ, तू कब से लोगों को छुट्टी देने लगा? रंभा जी ने थोड़ा शक करते हुए पूछा। मैंने कोई छुट्टी नहीं दी है माँ, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, मैंने उन्हें खेती का काम दिया है। वे दोनों मेरे सबसे अच्छे एम्प्लॉय हैं, बाकी सब ठीक है माँ, टेक केयर, अभिलाष ने अपनी उंगलियों को देखते हुए कहा और कॉल कट कर दिया। क्या रुद्री घर नहीं जाएगी? अभिलाष ने गाड़ी में को ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कहा। रुद्री अपने दोस्तों के साथ जाएगी, प्रवीण ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। अभिलाष ने थोड़ा अचंभित सरप्राइज होते हुए कहा। दोस्त? कौन से दोस्त? मेघराज और अद्वैता, वे दोनों अब उसके पक्के दोस्त बन चुके हैं। अभी उन तीनों में ईमानदारी बहुत कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी होता है, प्रवीण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। तो मेरे और रुद्री के बीच में मैथ्स एक कॉमन फैक्टर है, क्या इसका मतलब मेरी और उसकी बॉन्डिंग पक्की है? अभिलाष ने प्रवीण से कहा और एक सवाल भी किया।
अच्छा एक बात बताइए, सुनील चेद्दा और शिवेश पांडे क्या टॉयलेट में भी तेरे साथ जाते हैं? भाई मान गए आंटी और अंकल को, उन्हें तेरी बहुत चिंता है। प्रवीण ने अभिलाष के सवाल को अनसुना करते हुए बॉडीगार्ड्स को रिव्यू से फॉलो करते हुए देखकर कहा। अभिलाष ने अपने फाइल्स के पेपर्स को पढ़ते हुए कहा, वे दोनों बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। माँ और पापा को सिर्फ अपने खानदान और उसके नाम से मतलब है, मुझसे उन्हें इतना ही मतलब है कि मैं उनके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ, मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मीडियम हूँ। मुझे अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो है सिद्धि और तू। बस यही मेरी प्यारी सी दुनिया है। तभी सिद्धि का कॉल आया। अभिलाष ने कॉल उठाया। भाई जाते वक्त आपने मुझे बाय क्यों नहीं कहा? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, सिद्धि ने अपना मुंह फुलाकर नाराज होते हुए मोबाइल पर कहा। सिद्धू तू घोड़े बेचकर सो रही थी, मतलब गहरी नींद में थी, इसीलिए मैं अपनी मीटिंग के लिए गोमत तुझसे बिना मिले चला गया। तू दोपहर में भी इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती है मेरी कुंभकर्ण? अभिलाष ने कमेंट मारते हुए सिद्धि को चिढ़ाने के उद्देश्य से कहा। भाई मैं आपकी तरह हाय पैसा नहीं करती, इसीलिए सुख नींद से सोती हूँ। अच्छा वेणु कैसे हैं? सिद्धि ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैं और वेणु एक ही उम्र के हैं, मैं तुझसे पूरे 5 साल बड़ा हूँ, मतलब वेणु भी तुझसे 5 साल बड़ा है। तू उसे उसके नाम से क्यों बुलाती है? भैया क्यों नहीं कहती? बैचलर इन सोशल वर्क करने के बाद तुझे ज्यादा समझदार होना चाहिए। अब तो तूने मास्टर इन सोशल वर्क में एडमिशन ले लिया है, क्या तुझे MSTG यूनिवर्सिटी में यही सिखाया जाता है? अभिलाष ने सिद्धि को प्यार से थोड़ा डांटते हुए कहा। हो गया आपका बोलकर, अब चलो मोबाइल वेणु जी को दे दो, सिद्धि ने अपनी बात पर अड़े हुए कहा। क्या बात है? प्रवीण ने स्पीकर पर कहा। कुछ नहीं, बस आपकी आवाज मुझे अच्छी लगती है, एकदम मेरे स्कूल के एक फेवरेट टीचर की तरह, सिद्धि ने थोड़ा प्यार से कहा। प्रवीण ने रो हाउस में गाड़ी पार्क करते हुए कहा। क्या सिद्धू तुम पागल हो? जाओ अपने NGO अपना सवेरा का काम कंप्लीट करो, मुझे अपनी सारी ऑडिट रिपोर्ट्स भेजो। चाचा जी मुझसे ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे। इलेक्शन में सब कुछ दिखाकर जनता से प्यार और वोट दोनों लेना है, क्या जनता इतनी? एपिसोड 8। प्रवीण ने कहा, क्या जनता इतनी सीधी है कि उसे पता नहीं चलेगा कि अपना सवेरा गो सर्वजन पार्टी का नहीं है बल्कि तुम्हारा है? सब बहुत अजीब है। खैर मैंने जैसा कहा है वैसा करो। वेणु आप और भैया बस मनी मीटिंग मशीन बनकर रह गए हो, मतलब पैसे छापने की मशीन। इतने बेसुरे कर्कश कौवे की तरह आप दोनों की आवाज है, सिद्धि ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहा। अच्छा चलो बाय, प्रवीण ने कहा और कॉल कट कर दिया। ये वेणु भी ना, पिछले 17 साल से मैं, मतलब जब मैं 3 साल की थी तब से इनके पीछे परछाई की तरह रहती हूँ। इन्हें मेरे सच्चे प्यार का कभी भी एहसास ही नहीं हुआ, हार्टलेस कहीं के। सिद्धि ने अपनी नम आंखों के कोनों को पोंछते हुए कहा। चल मैं फ्लैट पर जा रहा हूँ, शंकर और बृंदा को आने दे। रुद्री के लिए मैं एक रेंट पर घर ढूंढ दूंगा ताकि वो वहां जाके आराम से रह सके, प्रवीण ने कार की चाबी अभिलाष को देते हुआ कहा। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, कान खोलकर सुन ले, मतलब ध्यान से सुन ले। रुद्री तेरी भाभी है, अब भविष्य में जो भी हो मैं रुद्री से ही शादी करूंगा, हालांकि मैं उसकी रजामंदी के बिना ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, अभिलाष ने प्रवीण को अपने दिल की बात बताते हुए कहा। प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा, पता है तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तू खुद अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चल मैं बहुत थक गया हूँ, घर जाकर तुझे कॉल करूंगा। अगर तुझे नींद नहीं आएगी तो टैबलेट ले लेना अभी, तेरे बदन पर तुझे बिच्छू चलने जैसा आभास होता है। अगर तू ठीक से नहीं सोएगा तो सांप चलने जैसा एहसास होगा और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। रेस्ट इज मस्ट। बाय। ओके मैं ध्यान रखूंगा, बाय। अभी ने प्रवीण को हाथ हिलाकर अलविदा कहते हुए कहा। स्कूल के प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग के पीछे इनका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उनके साथ वो आदमी कौन है? रुद्री ने एक औरत की ओर हाथ दिखाते हुए अद्वैता से पूछा। अच्छा इस औरत की कहानी बहुत अजीब है, ये भी कुछ अलग सी है। ये मुझसे अपनी हर बात शेयर करती है। हम दोनों पड़ोसी हैं, हालांकि इनके और मेरे में 11 साल का अंतर है, फिर भी हमारा रिलेशनशिप 2 सगी बहनों जैसा है। रुद्री तुम में बहुत मासूमियत है, मैं आज इसीलिए इनकी एक बात तुम्हें बताने जा रही हूँ, अद्वैता ने बड़े ही रिलैक्स अंदाज में कहा। फ्लैशबैक। डी के बुक सेलर प्राइवेट लिमिटेड का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमारे स्कूल में आता था। एक दिन हम सभी को शैलेंद्र बहुत सारी बुक बेचने के लिए आया। अब ये है इंटरनेशनल स्कूल, बस सब लोग कूद पड़े बुक्स खरीदने के लिए। हर किताब का दाम उसने मार्केट रेट से 15% कम बताया। सब लोगों ने उससे 20% डिस्काउंट की मांग की। लोगों की आदत होती है कितना भी डिस्काउंट दुकानदार दे दे, फिर भी पब्लिक और डिस्काउंट मांगती है। उसकी दोस्ती इन मैडम से हो गई। 7 दिन बाद रात के 8 बजे शैलेंद्र अपने दोस्त राघव के साथ एक पार्टी में जा रहा था। एक चमचमाती हुई रेड कलर की मर्सिडीज रुकी और उर्वशी मैडम उससे बाहर उतरी। उस महिला का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि शैलेंद्र उन्हें दोबारा देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया, बस उन्हें देखता रह गया। वह सेक्सी महिला कोई और नहीं उर्वशी मैम थी।
शैलेंद्र को उन्होंने अपना नंबर देते हुए कहा, भविष्य में बुक्स को बेचने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करिएगा, मेरा नाम उर्वशी है। शैलेंद्र बस उर्वशी मैम को एक टक से बस देखता ही रह गया। मैडम ने शैलेंद्र का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। बाइक आगे बढ़ाते ही राघव ने कहा, मैडम बहुत तेज और समझदार है, वो जानती है कि तेरे जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की मदद करेगी तो उन्हें भी कमीशन मिलेगा। इसके 6 दिन बाद दोपहर का समय था। मिसेज उर्वशी का कॉल शैलेंद्र को आया। शैलेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, मैं उर्वशी बोल रही हूँ, आप कैसे हैं? उर्वशी ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे कॉल किया, शैलेंद्र ने कहा। मैंने आपको कॉल तो इसलिए किया है कि आपका एड्रेस जान लूँ ताकि आपके पास कभी कभार सीधे बुक्स लेने आ सकूं, उर्वशी ने कहा। शैलेंद्र के एड्रेस बताने पर उर्वशी ने कहा, आप तो मेरे पड़ोसी निकले, हम भी विशुपटा सिटी में ही रहते हैं, MSTG इंटरनेशनल स्कूल के पास। मेरे मालिक D.K. गणेशन के बंगले का केयर टेकर भी मैं ही हूँ। वे लोग तो दुबई में रहते हैं, उनके मैनेजर शिवहार जी और मैं एक साथ मिलकर सारा बिजनेस संभालते हैं, शैलेंद्र ने उर्वशी मैम से कहा। कुछ देर की बातचीत के बाद में उनकी कॉल समाप्त हो गई। शाम को उर्वशी ने अपने नौकर को शैलेंद्र के घर भेजा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक मंगवाए, साथ में चॉकलेट का एक डिब्बा भी उसके लिए भेज दिया। शैलेंद्र ने धन्यवाद कहने के लिए फ़ोन किया। उर्वशी ने कहा, किस बात का धन्यवाद शैलेंद्र जी, जीवन में संबंध ऐसे ही बनते हैं। उनकी अक्सर बातचीत और कनेक्टिंग पर चैटिंग होने लगी। बस इनका और उसका फ़ोन कॉलिंग का मामला भी धीरे धीरे सेट हो गया। तभी एक दिन उर्वशी ने कहा, आपने मुझे फिजिक्स की बुक नहीं भेजी। सॉरी, मैं भूल गया था, आप किसी को कल मेरे घर भेज दीजिए, मैं दे दूंगा, शैलेंद्र ने कहा। किसी को आपके घर भेज दूं? आपका हमारे घर आना वर्जित है क्या? हाँ, उर्वशी ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा कि मेरा आपके घर आना रणदीप साहब को अच्छा लगेगा या नहीं, शैलेंद्र ने कहा। क्यों, रणदीप को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? वैसे सुबह 8 बजे रणदीप दोनों बेटियों गीतांजलि और स्वरांजलि को लेकर निकल जाते हैं, उनको स्कूल ड्रॉप करके 9 बजे तक शोरूम पहुंच जाते हैं, उर्वशी ने कहा। क्या आपकी 2 बेटियां हैं? और ये शोरूम क्या है? शैलेंद्र ने कहा। गीतांजलि, स्वरांजलि मेरी जुड़वा बेटियां हैं। गीतांजलि 20 मिनट बड़ी है और BS रोड पर हमारा फर्नीचर का काफ़ी बड़ा शोरूम है। मुझे रोज 7:15 AM स्कूल पहुंचना होता है। कल मैंने छुट्टी ली है, आप मेरे घर कल आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उर्वशी ने अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहा। ठीक है, मैं ज़्यादातर 9 बजे घर से निकलता हूँ, कल आपके घर की तरफ से होते हुए अपने ऑफिस निकल जाऊंगा, शैलेंद्र ने कहा। हमारे साथ एक कप चाय पीनी पड़ेगी, इतना समय लेकर आइएगा, उर्वशी ने कहा। दूसरे दिन शैलेंद्र उनके घर पहुंचा तो आलीशान बंगला देखकर दंग रह गया। उसने उर्वशी को बुक दिया और कई नई बुक्स के बारे में बताया। इतने में उर्वशी की नौकरानी चाय ले आई। उर्वशी ने नौकरानी से कहा, तुझे जाना हो तो चली जा, शाम को जल्दी आ जाना। चाय पीते पीते शैलेंद्र ने उसके बंगले की तारीफ की। उर्वशी ने कहा, आप चाय पी लीजिए, फिर आपको ऊपर तक दिखाती हूँ। तो चाय पीने के बाद बंगले का एक एक कोना दिखाते हुए अंत में वो अपने बेडरूम में पहुंची। शानदार कमरा, आलीशान फर्नीचर देखकर शैलेंद्र दंग रह गया। शैलेंद्र ने कहा, मैडम आपका बेडरूम तो स्वर्ग से भी सुंदर है। उर्वशी ने कहा, शैलेंद्र माना मेरा बेडरूम स्वर्ग से भी सुंदर है, लेकिन तुम्हारे जैसे एंजल के बिना अधूरा है। मैं तुम्हें साफ साफ बताऊं कि रणदीप के साथ मेरा जिस्मानी रिश्ता पिछले 5 साल से न के बराबर है और मेरी किटी पार्टी की सभी फ्रेंड्स की पर्सनल लाइफ लगभग ऐसी ही है। इस उम्र में आकर पति पैसे के पीछे भागते रहते हैं और औरतें घर में तड़पती हैं। रणदीप अक्सर देर से लौटते हैं, ड्रिंक करके डिनर करके आते हैं और आते ही सो जाते हैं। मेरी फ्रेंड्स ने तो अपने घरेलू नौकरों के साथ अपनी सेटिंग कर रखी है। कितनी बार इच्छा होने के बावजूद मैं ऐसा नहीं कर सकी। उस दिन पहली बार मैंने स्कूल में तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मेरे सपनों के राजकुमार तुम हो। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बनाए। इतना कहकर उर्वशी ने अलमारी खोली और लगभग 20 ग्राम वजन की सोने की ब्रेसलेट शैलेंद्र के हाथों में डालते हुए उर्वशी ने कहा, शैलेंद्र मेरे प्यार का यह उपहार स्वीकार करो। 1 लाख रुपए की ब्रेसलेट हाथों में और जीवन में पहली बार किसी औरत को प्यार करने का मौका शैलेंद्र कैसे छोड़ सकता था। शैलेंद्र ने उर्वशी का हाथ चूमकर कहा, उर्वशी यू आर टू हॉट, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करूंगा। उर्वशी शैलेंद्र के गले लग गई और शैलेंद्र को बेतहाशा किस करने लगी। उर्वशी ने एक बार फिर से अलमारी खोला और खाकी रंग का एक लिफाफा शैलेंद्र को देते हुए कहा, यह मैं कल ही लेकर आई हूँ। शैलेंद्र ने खोलकर देखा तो उसमें 12 कॉन्डोम का पैक था। ये कितने दिन में खत्म करना है? शैलेंद्र ने पूछा। मैं तो चाहती हूँ कि इसे खत्म करने से पहले तुम बेडरूम से बाहर न जाओ, उर्वशी ने कहा। और वे दोनों मुस्कुरा दिए। हालांकि घर में उन दोनों के सिवाय कोई नहीं था, फिर भी शैलेंद्र ने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और उर्वशी को गोद में उठा लिया। लगभग 32-33 साल की उम्र,
5 फीट 5 इंच कद, गेहुआ रंग, सुंदर कजरारे नैन, 36 साइज का ब्रेस्ट और 36 इंच का हिप। कुल मिलाकर बहुत सेक्सी लेडी थी और फिर इतना गजब का रिटर्न्स कर रही थी। उसे शैलेंद्र ने बेड पर लिटाया। उर्वशी ने कहा, तुमने तो ऐसे उठा लिया जैसे कि मैं एक हल्की सी डॉल हूँ। रणदीप तो तब भी नहीं उठा पाए थे जब मैं इससे आधी थी। अपनी पैंट, शर्ट व बनियान उतार कर शैलेंद्र अपने बेड पर आ गया। उर्वशी के पूरे बदन के ऊपर शैलेंद्र ने अपना हाथ फेरा और उसे बड़े प्यार से सहलाया। जीवन में पहली बार शैलेंद्र किसी के साथ सेक्स करने वाला था, लेकिन उस तरह की मूवी देखकर बहुत तजुर्बा हासिल कर चुका था। हालांकि शैलेंद्र के दिमाग में एक बात चल रही थी। वह बात क्या थी? एपिसोड 9। हालांकि शैलेंद्र के दिमाग में एक बात चल रही थी, वह बात उसने बाद में उर्वशी को बताने का सोचा। उर्वशी के पूरे बदन को सहलाते हुए शैलेंद्र उसके लिप्स को लिक करने लगा। कुछ देर बाद उर्वशी ने खुद ही अपने कपड़े खोलकर अपने आप को शैलेंद्र को सौंप दिया। शैलेंद्र समझ गया, वो बहुत जल्दी में थी, बरसों से सेक्सुअली ऑब्सेस्ड थी। शैलेंद्र ने उसके हर अंग को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसे हर जगह टच किया, रब किया और प्रेस किया। दोनों की बॉडी में एक हॉट लिक्विड फ्लो होने लगा। उर्वशी तो सेक्सुअली ऑब्सेस्ड थी ही, शैलेंद्र भी उतावला हो रहा था। शैलेंद्र ने प्रोटेक्शन पहना और उर्वशी के लोअर बैक को कसकर थामते हुए अपने बहुत करीब उसे लेकर आया। दोनों पैशनेटली एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर करने लगे। उर्वशी ने कहा, शैलेंद्र तुम बेहद सेक्सी हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा लाइव मोमेंट मेरी जिंदगी में आएगा। शैलेंद्र ने कहा, क्यों, आप भी तो बहुत हसीन हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे किसी रिश्ते में बन जाएंगे। आपका हर अंग बेहद खूबसूरत है। यू आर माइंड ब्लोइंग। हाँ शैलेंद्र, तुमने ने मेरी जिंदगी बदल दी। 17 साल हो गए सेक्स करते हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार सेक्स कर रही हूँ, उर्वशी ने कहा। शैलेंद्र ने पूछा, क्या आपकी शादी को 17 साल हो गए? उर्वशी ने कहा, नहीं, शादी को तो 16 साल हुए हैं। मतलब शादी से पहले कोई आशिक था? शैलेंद्र ने कहा। नहीं, आशिक नहीं था, हमारे कोच थे, उर्वशी ने कहा। उर्वशी ने पूरी बात बताते हुए कहा, दरअसल जब उर्वशी कक्षा 12 में पढ़ती थी तो अपने स्कूल की तरफ से कबड्डी खेलती थी। एक बार उर्वशी की टीम मैच खेलने के लिए वेंकटपुरम गई। वहां का मौसम इतना ठंडा था कि 7 लड़कियों को सर्दी लग गई। उर्वशी भी उनमें से एक थी। सुबह मैच होना था। रात को उर्वशी के कोच जज सर उर्वशी के कमरे में आए। उर्वशी का हाल चाल पूछा, उसका सिर और कलाई पकड़कर उसका तापमान चेक किया। जज सर ने कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? थकावट और कमजोरी फील कर रही हूँ, उर्वशी ने कहा। तुम्हारी थकावट और कमजोरी दूर हो जाए तो खेलने को तैयार हो? जज सर ने कहा। हाँ सर, इतनी दूर खेलने ही तो आए हैं, उर्वशी ने कहा। ठीक है, तुम्हारे लिए बढ़िया मौका है, सुबह खेलो और ट्रॉफी जीतो। मैं अभी आता हूँ तुम्हारी थकावट और कमजोरी की दवा लेकर, जज सर ने कहा। जज सर कई साल से उर्वशी के कोच थे। लगभग 47 साल की उम्र, साधारण कद काठी, लेकिन एक शेर की तरह रोबीले थे। थोड़ी देर बाद सर आए। उनके हाथ में 2 गिलास और गर्म पानी का जग था। गिलास और जग टेबल पर रखकर सर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उर्वशी को थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन कुछ खास नहीं। सर ने दोनों गिलासों में आधा आधा गिलास गर्म पानी भरा और अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिस पर ZB रम लिखा था। सर ने आधी आधी शीशी दोनों गिलासों में खाली कर दी। एक गिलास उर्वशी को देते हुए कहा, आंखें बंद करके पी जाओ। उर्वशी ने एक घूंट पिया और कहा, बहुत कड़वा है। दवा मीठी भी होती है क्या? एक सांस में पी जाओ, जज सर ने कहा। उर्वशी ने एक सांस में गिलास खाली कर दिया। सर धीरे धीरे सिप करके पी रहे थे। गिलास खाली करने के बाद सर ने पूछा, क्या अब ठंड लग रही है? उर्वशी ने कहा, नहीं सर, मुझे तो गर्मी लगने लगी, जज सर ने कहा। इतना कहकर सर ने अपना ब्लेजर और ट्राउजर निकाल दिया। अब वो टी-शर्ट और अंडरगारमेंट में थे। उर्वशी के ब्लैंकेट में घुसते हुए सर ने कहा, अब तुम्हारी थकावट का इलाज कर दें। सर ने उर्वशी के बदन पर हाथ रखा और हर जगह सहलाने लगे। उर्वशी को थोड़ा अजीब लगा, पर थोड़ी देर बाद उसे अच्छा लगने लगा। तभी सर ने उसके पूरे कपड़े निकाल दिए। उर्वशी मदहोश होकर लेटी हुई थी। सर ने अपनी अंडरगारमेंट उतारा और उर्वशी के साथ संभोग किया। उस दिन से लेकर उर्वशी की शादी वाले दिन तक सर उर्वशी के साथ लगातार सेक्स करते रहे। उर्वशी का बेडरूम प्रेजेंट। अच्छा, शैलेंद्र ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। जैसे उसका पछतावा कम हो गया हो, उसे हल्का महसूस हो रहा था। पहले कहीं न कहीं उसके दिल पर एक बोझ सा था। उसे लग रहा था कि किसी और की पत्नी के साथ सेक्स करना ठीक नहीं है। हालांकि जैसे ही उसे उर्वशी के अतीत के बारे में उसे पता चला, तो वह समझ गया ही उर्वशी अपनी सेक्सुअल डिजायर को बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस देती है। इस कारण फाइनली उसने अपने पति को आज धोखा दे ही दिया। उर्वशी ने कहा, फिर मैं रणदीप के घर आ गई और साल भर में ही गीतांजलि और स्वरांजलि पैदा हो गई। उर्वशी की बातें सुनते सुनते शैलेंद्र ने उसके साथ बहुत बार संभोग किया और दोनों पसीने पसीने हो गए।
अब सेक्स का ये प्रोग्राम आए दिन बनने लगा। स्कूल के प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग के पीछे शाम का वक्त। अभी भी ये दोनों मिलते हैं और इनका सिलसिला चल रहा है। फिलहाल यहाँ से देखकर लगता है कि इनके बीच थोड़ी अनबन चल रही है। अरे ये इनका रोज का नाटक है। चलो डार्लिंग घर चलते हैं, अद्वैता ने कहा। अजीब है, इनके पति को ये कैसे धोखा दे सकती है, रुद्री ने कहा। रुद्री तुम सिर्फ मैथ्स पर ध्यान दो, छोड़ो इन लोगों को। ऐसे लोग इस शहर में बहुत मिलेंगे, क्या पता रणदीप सर का भी मामला कहीं सेट हो। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि शादी कर लेते हैं, सेक्स की वजह से बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर पति अपने रास्ते और पत्नी अपने रास्ते, दोनों नए पार्टनर्स बना लेते हैं। डिवोर्स नहीं लेते क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के कैरेक्टरलेस बिहेवियर को स्वीकार कर लिया है। चल कुछ मत सोच, बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं, मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ, अद्वैता ने कहा। यार तुम कैसे उनसे दोस्ती कंटिन्यू कर सकती हो, रुद्री ने कहा। क्यों नहीं रुद्री, किसी ने खूब कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, सिर्फ ये कैरेक्टरलेस हैं, इस वजह से मैं इनसे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। यार ये बहुत हेल्पफुल इंसान है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, स्कूल के बेस्ट फैकल्टी में से एक है, इनमें बहुत सारी खूबियां हैं। आई नो की कैरेक्टरलेस बिहेवियर एक बहुत बड़ी कमी है, पर यार ये उनका पर्सनल मैटर है। मैं और मेघराज कुमार सर यहाँ पिछले 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। उर्वशी मैम यहाँ पिछले 15 साल से नौकरी कर रही है। उन्होंने 18 साल कमरा से यहाँ प्री प्राइमरी टीचर के पद पर ज्वाइन किया था, अद्वैता ने कहा। रुद्री अभी भी उर्वशी के नाजायज रिश्ते के बारे में सोच रही थी। अद्वैता रुद्री के चेहरे से सब समझ गई। रुद्री सुन, ये स्कूल एक जंगल है, इसमें सर्वाइव करने के लिए उर्वशी मैम की बहुत ज़रूरत है। उर्वशी मैम इस स्कूल में पिछले 15 साल से हैं, वह सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने स्कूल में एनआरटी की पोस्ट से शुरू किया। प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मैम ने अपनी भी पढ़ाई जारी रखी और आज मैम एसएससी को पढ़ाती हैं। मैम एमएससी केमिस्ट्री और एमएड है। वह बहुत ही रिच परिवार से हैं। उनके पिताजी के कई सारे स्वीट शॉप्स एंड आउटलेट्स विश्वपुरम में है। उनके स्वीट शॉप्स एंड आउटलेट्स का नाम है स्वीटनेस एंड ट्रीट। उन्हें न सिर्फ हमारे स्कूल के बारे में बल्कि पूरे एम.एस. तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उसके पास्ट प्रेजेंट और सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में पता है। वह एक चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया है। वह इस स्कूल की शेयर होल्डर में से एक है। अद्वैता ने सारे पत्ते खोलते हुए, मतलब असली बातें बताते हुए कहा। अब रुद्री को हुक्म का इक्का मिल गया था। इस स्कूल रूपी जंगल में जीने के लिए उर्वशी बेस्ट मैनुअल गाइड बुक थी। ये इतनी देर से जो उर्वशी गाथा चल रही थी उसके पीछे का कारण मुझे समझ आ गया है। सही है, मैं क्यों ना आसपास के लोगों में चेंज छह रही हूँ। आई विल एक्सेप्ट देम एज इट इज। जैसे वे लोग हैं मैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करूंगी। मेरा मन शांत रहेगा, मेरा काम पर फोकस बढ़ेगा। हाँ, इससे अपने आप मेरे अंदर दूसरों के लिए पॉजिटिव फीलिंग आएगी, दूसरे भी मुझे पॉजिटिवली लेंगे। वह बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अगर हम खुद को बदलेंगे। दूसरों को नहीं, दूसरे कभी नहीं बदलेंगे, मगर हम खुद को बदल सकते हैं। बिंगो, रुद्री ने मुस्कुराते हुए कहा। अद्वैता ने रुद्री का मुंह कसकर दबाया और चुप रहने का आंखों से इशारा किया। रुद्री ने अपनी पलकें झपकाईं। अद्वैता ने उसके मुंह पर से अपना हाथ तुरंत हटा लिया। अद्वैता ने कहा, तू पागल है, वे दोनों हमारी आवाज़ सुन सकते हैं। अब चल यहाँ से। हम उन लोगों के काफ़ी करीब खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे हैं, उनको पता चल गया तो वे दोनों एम्बेरस हो जाएंगे। जल्दी चल, आज पीजी में मेरा टर्न है खाना बनाने का। हम 4 रूममेट्स हैं, हर दिन हम सभी का एक एक करके टर्न आता है, सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाने का। आज मेरा टर्न है। खाने का नाम सुनकर रुद्री वही जम गई। उसे चक्कर आने लगे। उसे अभिलाष की याद आई। जल्लाद अभिलाष की याद आते ही रुद्री को बहुत टेंशन हुई। रुद्री ने थोड़ा सा हकलाते हुए कहा, अद्वैता प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे तो रोज खाना बनाना है, मैं तो आज बहुत लेट हो जाऊंगी, जल्दी चलो। अब क्या होगा? एपिसोड 10। रुद्री ने थोड़ा सा हकलाते हुए कहा, अद्वैता प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे तो रोज खाना बनाना है, मैं तो आज बहुत लेट हो जाऊंगी, जल्दी चलो। अब क्या होगा? रुद्री ने जानबूझकर अद्वैता को स्कूटी ओलेंडर सोसाइटी से थोड़ी दूर रोकने के लिए कहा। चलो, मुझे तुम्हारा घर देखना है, अद्वैता ने कहा। रुद्री का बहाना पहले से ही रेडी था। उसने धीरे से कहा, अद्वैता मेरा हाउस ओनर एक सीनियर सिटीजन खडूस अंकल है, बहुत डांटता है, तुम अगर चलोगी तो फिर अच्छा कोई नहीं, तू मेरे पास आ जाना, हम मेरे कमरे में मिलकर मस्ती करेंगे। ओके स्माइल, ठीक है मैं चलती हूँ, बाय, अद्वैता ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने घर चली गई। रुद्री को अद्वैता जैसी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोलते हुए बहुत खराब लग रहा था। गुस्से में उसने अपना पैर पटका और कहा, गॉड डैम इट, खडूस अंकल। तभी रुद्री को घर के रूल्स याद आने लगे। वह घर की ओर बेतहाशा भागने लगी। ओलेंडर सोसाइटी, रो हाउस नंबर 304। अभिलाष का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था।
वो किचन में खड़ा होकर बहुत कुछ सोच रहा था। उसने आज पूरा मन बना लिया था, उसने तय कर लिया था कि वह आज रुद्री को सबक सिखाएगा। रुद्री ने देखा कि रो हाउस का मेन डोर खुला है। वह चोरों की तरह दबे पैर अंदर आए और ऊपर जाने लगी। मिस बट रुको, अभिलाष की कर्कश आवाज आई। रुद्री वही तीसरे स्टेप पर जमसी गई। उसका बैग कंधे से फिसलकर नीचे गिर गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हो गया, उर्वशी मैम के बारे में सब कुछ पता करके। तुम कितनी चीप और गिरी हुई इंसान हो, तुम्हें दूसरों की लाइफ में बहुत दिलचस्पी है। आई वंडर कि तुम स्कूल में बच्चों को क्या खाक पाओगी। तुम एक नंबर की गॉसिप मूंगर हो, यू आर डिस्गस्टिंग। अभिलाष ने रुद्री के चेहरे के बहुत करीब अपना चेहरा लाकर कहा। अब रुद्री कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने 1 इंच की दूरी से ही अभिलाष की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर गॉसिप मूंगर में नहीं आप हैं। आप मेरी हर मूवमेंट की खबर रखते हैं। और जहां तक रही उर्वशी मैम की बात, उनके बारे में मैं किसी और मकसद से जानकारी हासिल कर रही थी। ये सब बातें आप जैसे शक्की इंसान को नहीं समझ में आएंगी। रुद्री वापस मुड़ने को हुई तो अभिलाष ने रुद्री को कसकर उसकी कमर से पकड़ लिया। फिर उसका ब्रेस्ट पूरी तरह से अभिलाष ने सीने को टच कर रहा था। अभिलाष ने अपने दोनों हाथों से रुद्री का चेहरा अपने चेहरे के बहुत पास लाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। रुद्री इससे पहले कि कुछ समझ पाती, अभिलाष ने रुद्री के माउथ को इन्वेट करते हुए उसके हर कोने को लिक किया। रुद्री के टंग को अपने टंग से ट्विस्ट करके बहुत देर तक उसे पैशनेटली किस किया। सर, मुझे जाने दो, रुद्री ने उसी किसिंग के पोजीशन में कहा। अभिलाष की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ाना नामुमकिन था। लेट मी लव यू, तुमने मुझे उस साल के मैथ्स स्कॉलर कंटेस्ट के बाद क्यों नहीं कॉन्टैक्ट किया? तुमने मुझे पहचान कर भी क्यों नहीं पहचाना? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने फर्स्ट लव को इग्नोर करोगी। रुद्री, तुम क्यों गायब हो गई? अभिलाष ने रुद्री को अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा। रुद्री का दिल जोर से धड़क रहा था। अभिलाष की सेक्सी कोलोन की खुशबू रुद्री को दीवाना बना रही थी। मुझे तुम्हारी मुस्कान पागल कर देती है। जब तुम हंसती हो तो लगता है बस ये पल यहीं थम जाए। यू आर माई मूनलाइट, कूल एंड ब्राइट। अभिलाष ने रुद्री के चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। कानों में मिश्री घोल देने वाली आवाज को सुनकर रुद्री ने कहा, आई एम ग्रोइंग क्रेजी। आप मुझे अपने प्यार में पूरा पागल कर दोगे, या यूं कहूं कि पागल कर चुके हो। ये तुम्हारी खरगोश की जैसी चंचल आँखें, ये तुम्हारी ये ईंटी सिंह कमर, मतवाला कर देने वाला ये अट्रैक्टिव बदन। उफ, मैं तो बस तुम्हें हर बार पूरी तरह से पा लेना चाहता हूँ। तुम्हारी ये गहरी आंखें, उन पर ये सुंदर घने आईलैशेस, यू आर डैम ब्यूटीफुल। पूरी रात हमारी है, हमें हर पल को जी भर कर जी लेना चाहिए। मैं तुम्हारे हर ख्याल पर हावी हो जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एंजॉय विथ यू। तुम्हारे साथ मैं हर पल खुद को तुम्हारे प्यार के नशे में चूर चूर महसूस करता हूँ। अभिलाष ने रुद्री के पीठ को अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाते हुए कहा। अभिलाष के हर टच से रुद्री अपने अंदर एक मदहोशी वाली फीलिंग महसूस कर रही थी। रुद्री से रहा नहीं गया। रुद्री ने पूरी एक्साइटमेंट के साथ अभिलाष को अपने गले से लगा लिया। अभिलाष ने रुद्री को इस कद पकड़ा कि उन दोनों का शरीर का हर इंच टच हो रहा था। दोनों दो रूह एक जान लग रहे थे। पूरे दिन भर की थकान पल में गायब हो गई थी। अभिलाष की आंखों की गर्मी एक दहकते हुए प्रेमन में बदल गए। रुद्री को अपनी बेली में फ्लिटरिंग महसूस होने लगी। जैसे ही अभिलाष ने असकी गर्दन को अपने हाथों में लिया, रुद्री के मुंह से आह निकल पड़ी। अभिलाष ने उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाया। दोनों एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर सकते थे। अभिलाष ने अपनी रफ आवाज में कहा, मुझे हमारी पहली लव इन फ्रेंच किस याद है? क्या तुम्हें याद है? मुझे हर मोमेंट याद है। उसके बाद क्या हुआ वह भी याद है। वो इंटेंस रोमांटिक पल, उसकी पहले की वो चाहत और बाद का दीवानापन, सब कुछ याद है। आंख बंद करने पर उसे मैं हर पल जीता हूँ। इससे पहले कि रुद्री कुछ कहती, अभिलाष ने रुद्री के लबों पर अपने लब रख दिए और उसे इंटेंसली किस करने लगा। रुद्री के पूरे बदन में सिहरन होने लगी। वह अपनी नसों में अलग सा खिंचाव महसूस करने लगी। रुद्री सिहर उठी जैसे ही अभिलाष ने रुद्री को उसके थाइस पर छुआ और रुद्री की टंग को अपने टंग से छूकर पूरा एक्सप्लोर करने लगा। रुद्री की आह निकल गई। 4 साल पहले का वो फ्रेंच किस का हर लम्हा बहुत स्वीट था। आज की ये रात बहुत ज्यादा पोसेसिव डिजायर से भरी थी। रुद्री ने अपने आप को रोकना चाहा। उसे पता था कि ये सिलसिला रात भर और फिर सुबह तक नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा। ये प्यार भरे पल बस कुछ घंटे के लिए चाहिए थे, मगर अभिलाष की रुद्री के ऊपर मजबूत पकड़, ऊपर से रुद्री के टंग का हानि जब अभिलाष ने पिया तो रुद्री के अंदर की दबी हुई इच्छा जाग उठी। अभिलाष ने रुद्री को और भी गहराई से किस किया, जिससे रुद्री के मुंह से लगातार आह निकलती रही। रुद्री ने अभिलाष को बहुत कसकर पकड़ा था ताकि उन दोनों के बीच में थोड़ा भी फासला न रहे। ये चाहत की भूख सिर्फ रुद्री को ही नहीं बल्कि अभिलाष को भी हो रही थी। रुद्री को अभिलाष के कसकर पकड़ने के रफ तरीके से पता चल रहा था कि अभिलाष का पूरा शरीर गर्म हो गया था। रुद्री का हर अंग मचल रहा था।
उसके वूंड में फ्लटरिंग हो रही थी। अभिलाष के हाथ रुद्री की पीठ पर गए और उसने उसे अपने और करीब खींच लिया, इतना करीब कि अभिलाष का स्ट्रॉन्ग शरीर फिर से रुद्री के कोमल बदन को बहुत ज्यादा दबा रहा था। अभिलाष का मुंह रुद्री के मुंह पर कुछ इस तरह से हावी था कि जैसे वो सदियों से भूखा हो। अभिलाष ने अपने होठों को रुद्री के होठों से चिपकाते हुए उसके टंग पर पूरा काबू पा लिया था। उसने रुद्री की सांसों पर ऐसा कब्जा किया कि रुद्री के लंग्स में दर्द सा होने लगा था। रुद्री की हल्की सी आह निकल गई और उसने और लव मेकिंग की मांग की। उसके हाथों ने अभिलाष को बहुत कसकर पकड़ा था। धीरे धीरे रुद्री की कोमल उंगलियां अभिलाष के कंधे, फिर सीने, फिर एब्स को सहलाने लगी। अभिलाष की एक्साइटमेंट की लिमिट नहीं थी। उसने अपनी उंगलियों की तेज पकड़ रुद्री के गले पर कर दी। अभिलाष का माउथ रुद्री के माउथ के ऊपर था। वो रुद्री को और डीपली किस करने लगा। रुद्री को पता चल चुका था कि अभिलाष आज उसे नहीं जाने देगा। अभिलाष के शरीर की असीम ताकत, उसकी डार्क एंड डीप डिजायर ने रुद्री के बदन पर ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था। रुद्री को अपने पेट के अंदर एक अजीब सी गर्मी का एहसास हो रहा था। उसे अभिलाष की जरूरत का एहसास हो रहा था। रुद्री ने अपने पैरों को अभिलाष के हिप्स पर रैप किया। रुद्री को अपने कोमल अंग पर एक हार्डनेस का एहसास हुआ। उसी पल उसके पूरे शरीर में जैसे आग सी लग गई। उसने अपने नाखूनों को कसकर अभिलाष के कंधों पर ग्रिप बनाते हुए दबा दिए। रुद्री ने अभिलाष को अपने पास खींचा। अभिलाष ने एक आह भरते हुए और गहराई से रुद्री को किस किया। उसके हाथ उसके चेहरे से उसके हिप्स पर चले गए। रुद्री के बदन की गर्मी बढ़ गई। ये सेम प्लेजर उसने 4 साल पहले अपने फर्स्ट फ्रेंच किस पर महसूस किया था। अभिलाष को अभी बहुत कुछ चाहिए था। तभी रुद्री का मोबाइल बजा। एपिसोड 11। तभी रुद्री का मोबाइल बजा। रुद्री का ध्यान टूटा और उसने अभिलाष से कहा, सर 1 मिनट, मुझे कॉल उठाना होगा, शायद पिताजी का कॉल होगा। अभिलाष को हंसी आ गई। उसने रुद्री को अपनी बाहों की कैद से आज़ाद कर दिया। रुद्री को समझ में आ गया कि अभिलाष क्यों हंस रहा है। उसने मन ही मन कहा, सर मैं पहले ये कॉल ले लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। रुद्री ने देखा कि विक्रमजीत जी का कॉल था। प्रणाम पिताजी, सॉरी मैं आज बहुत लेट हो गई थी, इसी वजह से कॉल नहीं कर पाए, रुद्री ने धीरे से कहा। रुद्री तुम्हें नया सीखने के लिए भेजा है बेटा, पुराना कभी नहीं भूलना, संस्कार ही सब कुछ होता है, याद है ना? विक्रमजीत ने कहा। हाँ याद है पिताजी, रुद्री ने कहा। ये लो अपनी माँ से बात कर लो। विक्रमजीत ने मोबाइल अपनी वाइफ सुवर्णा को पकड़ाकर कहा। तू ठीक है ना? सुवर्णा जी ने पूछा। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे परिवार के यहाँ पीजी में रह रही हूँ, पिताजी की तरह। इस घर में भी बहुत सारे रोज हैं, रुद्री ने कहा। अभिलाष ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी रुद्री की छोटी माँ और छोटे पापा ने मोबाइल अपने हाथों में ले लिया। होप रुद्री का निक नेम, तू टाइम से खाना खा कर सो जाना, रात भर मैथ्स के सवाल मत सॉल्व करना, छोटी माँ यानी कि एडवोकेट इशिता रॉय और छोटे पापा एडवोकेट सुजीत रॉय ने एक साथ कहा। हाँ बाबा, हाँ वकील साहेब। छोटे पापा और वकील साहिबा। छोटी माँ, मैं आप लोगों की हर हिदायत फॉलो कर रही हूँ, रुद्री ने नम आंखों से कहा। चल जा, खाना खा ले और सो जा, बाय, इशिता और सुजीत ने एक साथ कहा। बाय, छोटी माँ और छोटे पापा, रुद्री ने कहा और कॉल कट कर दिया। वह वही स्टेयरकेस पर बैठ गई। अभिलाष ने रुद्री के बगल में बैठकर उसके बालों को अपनी उंगलियों की मदद से ठीक किया। सर आप मुझ पर क्यों हंस रहे थे? रुद्री ने पूछा। पिताजी, मतलब इस मॉडर्न ईरा में कौन बुलाता है पापा को पिताजी? अभिलाष ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं बुलाती हूँ, कृषु भैया बुलाते हैं, हमारे घर में सदियों पुराने ट्रेडिशन यानी परंपरा को हम सब फॉलो करते हैं, आप जैसे मॉडर्न लोगों को हम लोग गवार लगते होंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रुद्री ने इरिटेट होते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री को संभालने की कोशिश की मगर रुद्री हट थी। रुद्री ने अभिलाष की आंखों में देखकर कहा, उस दिन में एक शर्त थी ना? आपके लिए सिर्फ एक शर्त थी या नहीं? सर जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हो? रो हाउस में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। अभिलाष ने 4 साल पहले की बात याद की और कहा। फ्लैशबैक MSTG यूनिवर्सिटी कैंपस 4 साल पहले। डॉक्टर निरंजन सर ने अभिलाष और प्रवीण से कहा, मैथ स्कॉलर कंटेस्ट के सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन डेस्क से लेकर इवेंट एंड तक तुम और तुम्हारे वॉलंटियर सब काम ठीक से करना। प्रवीण, तुम्हारी टीम को सर्टिफिकेट सेक्शन पर फोकस करने के लिए कहो। ऑल राइट सर, दोनों ने एक साथ कहा और बाहर आ गए। प्रवीण, मुझे अपने फाइनल ईयर का सबमिशन करना है, फालतू का पापा और मोम ने मुझे इस यूनिवर्सिटी कैंपस के हर इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग टीम में डालकर रखा है, यार मोम और पापा एकदम कसाई हैं, अभिलाष ने इरिटेट होते हुए कहा। अभी मेरा भी फाइनल ईयर का सबमिशन है, हम दोनों MBA मार्केटिंग मैनेजमेंट के फाइनल ईयर में हैं, आज रात को हम दोनों मिलकर कल का बचा हुआ सबमिशन का काम कर लेंगे। अब चल रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास, बाकी और काम संभालने हैं, प्रवीण ने कहा। दोनों हेल्प डेस्क पर पहुंचे। वहां उनकी सारी चांडाल चौकड़ी पहले से ही मौजूद थी। सारे फ्रेंड्स थे, अचिंत्य थोटा,
गौरी नरहरी, उमापति सागर, महेश्वर बैनर्जी, दिगंबर दत्ता, यति बिस्वास, तन्वी शेनॉय, भाव्या त्रिवेदी, पुष्कर राजन और ईशा पन्ना। सबने सारे कंटेस्टेंट को हेल्प किया, मगर ये ग्रुप अपने रैगिंग के लिए सालों से बदनाम था। प्रवीण, ईशा और यति को छोड़कर बाकी सब लिविंग डेविल थे। उन सभी ने कंपटीशन को ध्यान से देखा। रुद्री ने बहुत आसानी से सारे सवाल सॉल्व कर दिए। अभिलाष वहां नहीं था। फाइनल राउंड में रुद्री, प्रकाश, देवर्श्री और विष्णु पहुंच चुके थे। कैलकुलस के सारे सवाल का फटाफट वे चारों जवाब दे रहे थे। तभी अभिलाष वहां आया और अलजेब्रा के सारे सवालों के जवाब देते हुए एक लड़की की ओर देखा। 5 फीट 4 इंच, रंग गोरा, सुरमई आंखें, छोटी सी गोल नाक, काले घने गुथे हुए बाल, गुलाबी मोटे होंठ। लड़की बहुत सिंपल थी। उसकी सिंप्लिसिटी उसे सबसे अलग कर रही थी। आज की इस चकाचौंध करने वाली आर्टिफिशियल दुनिया में कोई कैसे इतना सिंपल हो सकता है। अभिलाष को उस लड़की के साथ कुछ अजीब सा रिश्ता महसूस हुआ। ओह माय गॉड, ये कितनी बेहेंजी टाइप की है। इसे देखकर अजीब सा मुंह में तेल तेल आ रहा है। यार, इस जमाने में चोटी कौन बनाता है। यक, तन्वी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। सही में यार, बाल में इतना तेल लगा रखा है कि मेरे फेस पर आयला गया है, भाव्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इन सभी के शैतानी खोपड़ियों में कई सारी बातें चल रही थी। अचिंत्य ने तुरंत कहा, अभी किस हर टुडे मान जाएंगे कि तुझमें डेयरिंग है। क्या बकवास कर रहे हो, ईशा ने गुस्से में कहा। यार प्लीज, ये लोग दूसरे इंस्टीट्यूट से आए हैं, अपने कैंपस स्टूडेंट्स की रैगिंग की बात अलग है, पर ये सब। दिगंबर ने उन लोगों को समझाते हुए कहा। तू एक नंबर का डरपोक है। क्यों न भी, क्या तू भी डर गया। पुष्कर ने अभिलाष को चैलेंज देते हुए कहा। अभिलाष को उस लड़की में इंटरेस्ट था। उसे वैसे भी शायद उसे किस करने का मन था। अभिलाष ने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया था। हालांकि मुनमुन ने एक तरफा किस स्कूल के टाइम पर एक बार अभिलाष की गालों पर किया था, जिसके बाद अभिलाष ने उसके गाल पर कसकर चांटा मारा था ताकि वह फ्यूचर में मुनमुन ये गलती कभी न करे। वही कैंपस में हेल्प डेस्क के पास सारे दोस्त मिलकर अभिलाष को चैलेंज कर रहे थे। प्रवीण वहां नहीं था। आज अभिलाष को इस गलत काम को करने से रोकने वाला कोई नहीं था। रुद्री ने कॉन्टेस्ट जीत लिया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का टाइम शाम के 5 बजे था। रुद्री अकेले आई थी। उसने हेल्प डेस्क पर जाकर पूछा, सर क्या मेरा सर्टिफिकेट कुरियर से मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे अपने घर जाने के लिए बस पकड़नी है। मेरा घर बहुत दूर है, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। अभिलाष ने अपना सिर उठाकर कहा, नहीं, आपको रोकना पड़ेगा। विनर को प्राइज अपने हाथों से मैथ्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर देंगे। रुद्री ने बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर प्लीज मेरी हेल्प करो। अभिलाष की नज़र रुद्री के होंठों पर थी। अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो उसे आप अपनी जगह पर प्राइज रिसीव करने के लिए कह दो। यार, आप लोगों के मन में चीफ गेस्ट के लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। सब अपने घर चले जाएंगे तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा। अभिलाष ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। रुद्री ने अपना बैग उठाया और बाहर जाने लगी। अभिलाष ने ईशा से कहा, ईशु तू इस बंदी का प्राइज रिसीव कर लेना प्लीज यार। थैंक्स, मैं अभी आया। अभिलाष ने रुद्री का पीछा किया। रुद्री रो रही थी, उसके आंसू नहीं थम रहे थे। शाम होने वाली थी, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने वाला था। उसने अपने मन में कहा, महादेव, पिताजी को कहा था कि शाम के 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, 4:45 तो यही बज गए, क्या करूं। सारी परेशानी एक साथ क्यों न आती है। रास्ता एकदम सुनसान था। यूनिवर्सिटी की पुरानी बिल्डिंग ने अंदर से शॉर्टकट लेने के लिए उसके पैसेज में रुद्री घुस गई। अभिलाष ने रुद्री को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्री बहुत घबरा गई। उसने सिर ऊपर करके देखा तो पाया कि ये वही हेल्प डेस्क वाला आदमी है। रुद्री ने अपने दोनों हाथों से अभिलाष को पीछे करने की कोशिश की और धक्का दिया। कोई फायदा नहीं हुआ। 6 फीट 4 इंच लंबा, मजबूत और बलवान, घमंडी अभिलाष 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला। ऊपर से अभिलाष की आंखों में देखकर लग रहा था कि उसमें एक अजीब सा जुनून हो। रुद्री ने आवाज लगाकर हेल्प मांगनी चाहिए। एक झटके में अभिलाष ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने अपने रफ होठों को रुद्री ने होठों पर रखकर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। रुद्री अपने दोनों हाथों से अभिलाष ने कंधों पर मारे जा रही थी। उसे सांस लेनी थी। अभिलाष ने अपने दोनों हाथों को रुद्री की कमर से हटाया और दीवार पर रुद्री को पीठ के बल टिकाकर उसे बेतहाशा किस करने लगा। रुद्री रो रही थी। अभिलाष ने उसके सिर को प्यार से सहलाया और किस करते हुए धीरे से कहा, आई लव यू। रुद्री की दिल की धड़कन रुक सी गई। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने मन में कहा, महादेव, क्या यही है मेरे सपने का राजकुमार। इतना बुरा, जिसे ये भी नहीं पता कि किसी भी लड़की को जबरदस्ती किस नहीं करना चाहिए। सांस लो, अभिलाष ने रुद्री की गर्दन पर किस करते हुए कहा। रुद्री ने सांस लेने की बजाय अभिलाष की गर्दन पर कसकर दांत काट लिया। तुम क्या जानवर हो। ठीक है तो फिर ये लो सजा, अभिलाष ने कहा। अभिलाष ने रुद्री के कमर के चारों ओर अपनी बाहों का घेरा बनाकर उसे कसकर पकड़ा, अपनी ओर खींच लिया। रुद्री की दर्द के मारे आह निकल गई।
अभिलाष ने उसी पल रुद्री के माउथ में इन्वेजन शुरू कर दिया। रुद्री को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसके शरीर का एक हिस्सा अभिलाष को जमकर मारना चाहता था, वही दूसरा हिस्सा हर कुछ एंजॉय कर रहा था। रुद्री ने अभिलाष के मुंह से खुद के मुंह को आज़ाद करने की नाकाम कोशिश करते हुए धीरे से कहा, सर, ये आप क्या कर रहे हो? अभिलाष ने अपने मन में कहा, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे तो। एपिसोड 12। अभिलाष ने अपने मन में कहा, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ करना है। अभी तो मैंने सिर्फ एक पैशनेट किस ही किया है, मुझे तुम्हें पूरी तरह से जानना है। यू आर सो क्यूट, अडोरेबल, प्लीज मुझे जाने दो। रुद्री ने अपने दोनों हाथों से अभिलाष को पीछे की ओर धकेलते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके माउथ के ऊपर अपने गर्म माउथ को रख दिया। बिना देर किए हुए उसने उसके लिप्स को लिक करके उसे अपने लिप्स खोलने के लिए मजबूर किया। रुद्री के लिप्स में हल्का गैप होते ही अभिलाष ने उसके टंग को अपने टंग से टच किया। रुद्री ने अपने दांतों से अभिलाष के टंग को काटने की नाकाम कोशिश की। वह बहुत ही आसानी से रुद्री को डॉज कर रहा था। तभी दूर से प्रवीण की आवाज सुनाई दी। अभी कहाँ है तू? बचपना मत कर, एक शर्त के लिए किसी के साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। अभी क्या तू मेरी आवाज सुन सकता है? प्रवीण ने ओल्ड बिल्डिंग के सामने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा। अभिलाष का ध्यान भंग हो गया। उसने जैसे ही अपनी पकड़ ढीली की, रुद्री वहां से भाग निकली। अभिलाष वहां खड़े होकर भागती हुई रुद्री को देखता रह गया। रुद्री बेतहाशा भाग रही थी, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रुद्री ने अपने मन में कहा, महादेव, क्या फर्स्ट किस इतना गंदा और घिनौना होता है? प्रवीण ने पीछे से आकर अभिलाष के कंधे पर एक मुक्का मारा। प्रवीण ने कहा, तू यहाँ है क्या? तू बेहरा हो गया है? इतनी देर से तुझे आवाज दे रहा हूँ, तेरा कोई भी रिप्लाई नहीं आया। क्या तूने उस मासूम लड़की के साथ? प्रवीण ने शक भरी निगाहों से अभिलाष की ओर देखते हुए उसकी आत्मा में झांकने की कोशिश की। अभिलाष ने एक कठोर आवाज में कहा, हॉस्टल चलते हैं, बहुत काम पेंडिंग पड़ा है। प्रेजेंट। रुद्री, तुम मेरा पहला प्यार हो, यू आर माई फर्स्ट लव। तुम कोई शर्त नहीं हो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? अभिलाष ने कहा। रुद्री एकदम शांत थी। ये शांति एक तूफान आने के पहले की शांति थी। सर, मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ। आपके आसपास होने पर मैं अपने आप में नहीं होती हूँ, आपके और में खो जाती हूँ। आप और मैं अलग अलग दुनिया के लोग हैं। प्लीज, मेरा सपना है कि मैं शांति से अपनी नौकरी करूँ, पिताजी को कन्विंस करूँ कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। मुझे बस शांति से जीना है। आप जैसे बड़े लोग सिर्फ मुसीबत लेकर आते हैं। ट्रेन में मैंने जब आपको इग्नोर किया तब आपका ईगो हर्ट हो गया, आपने भी मुझे इग्नोर किया। वी बिलोंग टू डिफरेंट वर्ल्ड। हमारी दुनिया बहुत अलग अलग है। पृथ्वी और आकाश का कभी मिलन नहीं होता। सो प्लीज, 4 साल पहले और आज का वो इंसिडेंस आप भूल जाओ। रुद्री ने अपना सिर नीचे करके कहा, मेरे लिए दोनों पल बहुत अजीज हैं और मैं इन्हें अपने हर सांस में जीऊंगा। क्या तुम आज के इस हंसी पल के लिए पछता रही हो? बोलो बोलो रुद्री, बोलो। अभिलाष ने रुद्री के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए कहा। रुद्री ने अपने पूरे इमोशंस को छुपाते हुए कहा, हाँ, मुझे पछतावा हो रहा है अपनी बेशर्मी पर, अपनी कमजोरी पर। ऐसा लग रहा है कि एक हैंडसम लड़का मिला नहीं कि मैं लस्ट में पड़ गई। आई एम सॉरी सर। रुद्री का दिल रो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभिलाष को अपने गले से लगा ले, उसे कहीं नहीं जाने दे, मगर उसे मालूम था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ओके, ठीक है, तो तुम पछता रही हो। ओके, मैं हैंडसम हूँ, ये तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है। फाइन, तो रुद्री, मैडम, आई एम सॉरी कि मैंने आपको जबरदस्ती छुआ। आई एम सॉरी कि मैंने आपको हर जगह टच किया। रुद्री, मैडम, आई एम सॉरी कि मैंने आपको अपने दिल में बसाया, आपको अपना सब कुछ दे दिया। आई एम सॉरी कि मैं पिछले 4 साल से आपका हर पल याद करता हूँ। आई एम सॉरी गॉड डैमेड दैट आई एम नॉट सॉरी। मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। सुना तुमने, मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। तुम, रुद्री, तुम। अभिलाष ने अपना हाथ कसकर स्टेयरकेस के बगल वाली दीवार पर मारते हुए कहा। अभिलाष के राइट हैंड से खून बहने लगा। रुद्री घबरा गई। उसने कहा, सर, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? सर, प्लीज बताओ ना, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? आपका बहुत सारा खून बह रहा है। आप अगर नहीं बताएंगे तो मैं प्रवीण जी को कॉल करके यहाँ बुला लूंगी। रुद्री ने अभिलाष का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी चोट को देखकर वह बहुत दुखी हो गई। प्रवीण का नाम सुनते ही अभिलाष ने अपना हाथ रुद्री के हाथ से छुड़ा लिया। वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया और उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। रुद्री को गिल्टी फील हो रहा था। उसने अपने मन में कहा, क्यों मैंने सच बात कहकर सर का दिल दुखाया? अब क्या होगा? कैसे होगी उनके घायल हाथ की ड्रेसिंग? रुद्री ने दौड़कर अभिलाष के कमरे के दरवाजे के करीब खड़े होकर आवाज लगाई। रुद्री ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज, मुझे आपकी चोट की ड्रेसिंग करनी है, आपको मेरा
ओपिनियन जानना था, इसीलिए मैंने आपको सच सच बोल दिया। झूठ से रिश्ते खराब होते हैं सर। अगर आपने मेरे 3 गिनने तक दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। 1 टिक टिक 2 टिक टिक। सर मैं जा रही हूँ। तभी जैसे ही रुद्री अपने रूम की ओर मुड़ी, तब एक मजबूत हाथ की पकड़ उसे अपने कमर की चारों ओर महसूस हुई। उसने देखा कि अभिलाष ने उसे अपने घायल हाथों से पकड़ रखा है। वो फटाफट अभिलाष की ओर मुड़ी और कहा, सर फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? अभिलाष उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में ले गया। उसे अपने किंग साइज बेड पर बैठाया। ड्रावर खोलकर उसने फर्स्ट एड बॉक्स रुद्री को दिया। रुद्री का ड्रेस अभिलाष ने खून से लथपथ था। उसके खून को देखकर रुद्री को बहुत दुख हो रहा था। अभिलाष अपने स्टडी टेबल पर जाकर चुपचाप बैठ गया। रुद्री अभिलाष के पैरों के पास अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने कॉटन और एंटीसेप्टिक लिक्विड से उसके जख्मी हाथ को साफ किया। अभिलाष बस रुद्री को देखे ही जा रहा था। उसे रुद्री के छूने से बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से रुद्री का इतने प्यार से उसके हाथों पर ड्रेसिंग करना, उसकी चिंता, सब कुछ उसे दीवाना बना रही थी। रुद्री ने कहा, सर आप इसे गीला मत करना, अपने लेफ्ट हैंड से अपने काम को मैनेज करने की कोशिश करना। ये कल तक सूख जाएगा, फिर थोड़े दिनों में बिल्कुल हील हो जाएगा। बचपन में कृषु भैया जब मेरे लिए पेड़ों से आम तोड़ते थे तब वो हमेशा घायल हो जाते थे। उनकी ड्रेसिंग करते करते मैं एक्सपर्ट बन गई हूँ। अभिलाष को रुद्री की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। यहाँ सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। वो तब भी अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। अभिलाष ने अपने मन में कहा, क्या सच में रुद्री, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ये मेरा इंटेंस लव है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। रुद्री मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। सर मैं खाना बनाकर लाती हूँ, आप उसे खाकर फिर पेन किलर खा लेना, रुद्री ने कहा और किचन में चली गई। अभिलाष का मोबाइल बजा। उसने कॉल उठाया। बोल विश्वा, क्या बात है? अभिलाष ने अपने मंझले चाचा के बेटे से कहा। भाई ये क्या है? आप उस फालतू के MSTG इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर केबिन में आने वाले दिनों में क्यों बैठोगे? अगर बड़ी माँ और बड़े पापा को पता चला तो आपकी खैर नहीं। ऊपर से MS तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं क्यों बैठूंगा? भाई मैं MBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बंदा हूँ। माना कि मैं आपसे 1 साल छोटा हूँ, पर आप इस तरह से अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आप तो एकदम राक्षस जलंधर हो। क्या भाई, मैं अभी घर के सारे लोगों को आपके इस नए कारनामे के बारे में बताता हूँ। आरुषि मुझसे छोटी है पर आपसे कहीं ज्यादा समझदार है। अरे सिद्धि सबसे ज्यादा समझदार है तो यूं कहीं कि सेन खानदान में सबसे छोटा, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे बड़ा। समझ जाओ। अरे कुछ तो बोलो। हो गया विश्वा, अगर ज्यादा बकवास की तो तुझे परमानेंटली ऐसे ही रहना होगा। तू कितना समझदार है। अगर अभी मैं आशुतोष चाचू और उमा चाची को कॉन्फ्रेंस कॉल कर दूं तो तुझे सब सुनने के लिए मिल जाएगा। आरुषि को लंदन से अपना MBA फाइनेंस फाइनल ईयर कंप्लीट करके आ जाने दे, फिर तुझे मैं खुद कॉर्पोरेट ऑफिस से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। अभिलाष ने विश्वा को धमकाते हुए कहा। विश्वा ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा, मुझे आज अपने इस पेंट हाउस में बोर हो रहा है, क्या मैं आपके पास आ जाऊं? ये सुनते ही अभिलाष परेशान हो गया। अभिलाष ने एकदम कठोर आवाज में कहा, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मैं तुझे मिलने खुद आऊंगा। प्रवीण से कोलैबोरेट कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम अगर ऑफिस में आए तो मुझे कॉल कर लेना। मैं सिर्फ अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेंगी। बाय। अभिलाष ने तुरंत कॉल कट कर दिया। रुद्री खाना लेकर आए। उसने स्टडी टेबल पर अभिलाष का खाना रख दिया और बाहर जाने लगी। अभिलाष ने धीरे से कहा, तुम्हारा खाना कहाँ है? मैं अपने रूम में खा लूंगी, रुद्री ने मुड़कर कहा। उन दोनों की नजरें मिली और रुद्री के पूरे शरीर में ऐसा एहसास हुआ जैसे कि वो अभिलाष के प्यार के तेज सैलाब में बह जाएगी। रुद्री कुछ नहीं तो कम से कम हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं, अभिलाष ने एक टेढ़ी सी स्माइल के साथ कहा। रुद्री ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं सर, हम एक्चुअली अच्छे दोस्त हैं। अभिलाष ने तुरंत कहा, तो फिर हम एक साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? एपिसोड 13। अभिलाष ने तुरंत कहा, तो फिर हम एक साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? रुद्री ने मन में कहा, सर प्लीज मुझे जाने दो, हमारी दुनिया अलग है, हमारे सपने अलग हैं, हमारे रास्ते भी अलग हैं। धरती और गगन कभी एक नहीं होते। रुद्री वही दरवाजे के पास कंफ्यूज्ड होकर खड़ी थी। अभिलाष ने अपनी गहरी निगाहों से रुद्री के मन में झांक कर देख लिया। एक टेढ़ी सी मुस्कान के साथ कहा, रुद्री तुम लगती नहीं कि एक मैथ्स टीचर हो, और वो भी SSC। धरती और गगन मिलते हैं डॉट 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 क्षितिज में। रुद्री ने सुना और वह सोच में अभी भी डूबी हुई थी। रुद्री आज में जियो, अभी में जियो, ये हर पल गुजर रहा है, गुजरा पल फिर नहीं मिलता, ना ही वापस आता है। अभिलाष ने अपने वार्डरोब को खोलते हुए कहा। वह एक सर्टिफिकेट अपने हाथों में लेकर आया।
फिर उसे रुद्री को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी अमानत में, ये तुम्हें आज 4 साल बाद सौंप रहा हूँ। हेल्प डेस्क के पास तुम्हारा पोस्टल एड्रेस नहीं था शायद, मैंने इसे 4 साल से संभाल कर रखा है। मेरी फ्रेंड ने इसे तुम्हारे बिहार से रिसीव किया था। उस दिन तुम्हें नहीं दे पाया था क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई थी कि सभी पार्टिसिपेंट्स और विनर्स को वैलिडिटी फंक्शन तक रोक कर रखना है। रुद्री अभिलाष के ओलिव ब्लॉसम कोलोन में खो सी गई। अभिलाष ने अभी भी सर्टिफिकेट को अपने हाथों से नहीं जाने दिया था। उसके हाथ रुद्री की उंगलियों को टच कर रहे थे। ऐसा लगा रहा था जैसे अभिलाष की उंगलियों से सारा लव प्रेशर रुद्री की उंगलियों ने ट्रांसफर हो रहा हो। अभिलाष हमेशा की तरह रुद्री की सुरमी आंखों को देख रहा था, फिर दूसरे ही पल उसके भरे हुए होठों को देख रहा था। रुद्री अपने आप को बस में नहीं कर पा रही थी। वो वहां से भाग निकलना चाहती थी। अपनी हकीकत को न वो खुद देखना चाहती थी और न ही अभिलाष को पता चलने देना चाहती थी। पूरा कमरा अभिलाष के कोलोन से भरा हुआ था। अब रुद्री की सांसों में भी वही खुशबू समा गई थी। अभिलाष का एक टच रुद्री को टर्न ऑन करने के लिए बहुत था। वो हमेशा उससे दूरी बनाए रखना चाहती थी। उस दिन अभिलाष कुछ कहते कहते रुक गया। उस दिन की याद आते ही रुद्री का पूरे चेहरे पर तपिश महसूस हुई। उसे 4 साल पहले का हर लम्हा याद था। जब भी वो आंखें बंद करती थी उसे अभिलाष दिखता था। रुद्री ने अपने मन में कहा, मुझे आपका उस ओल्ड यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के पैसेज में वो आपका मुझे पैशनेटली किस करने का मोमेंट हर लम्हा हर पल याद आ जाता है। आप क्यों उस दिन की बात करते हो? और आज फिर से? रुद्री ने अपने आप को रिलैक्स करते हुए कहा, थैंक यू सर। चलो आप खाना खा लो। क्या आज तुम मुझे खाना खिला सकती हो? मेरा राइट हैंड। अभिलाष ने अपना घायल हाथ रुद्री की ओर बढ़ाते हुए कहा। रुद्री ने धीरे से कहा। दोनों अभिलाष के किंग साइज बेड के साइड में बैठ गए। रुद्री बड़े ही प्यार से अभिलाष के मुंह में एक एक निवाला डालकर उसे खाना खिलाने लगी। अभिलाष खाना कम खा रहा था और रुद्री की उंगलियों को लिक ज्यादा कर रहा था। रुद्री के बेलनी में रह रहकर फलटरिंग हो रही थी। अभिलाष ने बड़े ही प्यार से अपनी भारी आवाज में कहा, रुद्री तुम भी खाओ। सर मैं कैसे खा सकती हूँ? मेरा हाथ मेरे मुंह में जाने से झूठा हो जाएगा, फिर इस झूठे हाथ से आपको खाना पड़ेगा। रुद्री ने अपना लॉजिक अभिलाष को समझाया। अभिलाष का ध्यान रुद्री की आंखों और उसके भरे हुए होठों पर था। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे। रुद्री हम दोनों भले ही एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, पर एक दूसरे के बदन के बारे में इसमें ये झूठा वगैरह बात करना कोई मायने नहीं रखता। अभिलाष ने बड़े ही आराम से रुद्री को समझाते हुए कहा। रुद्री के पूरे शरीर में बदन वाली बात से कट सा दौड़ गया। आज के हर एक टच और किसके सारे सीन और पिक्चर्स उसके दिमाग में चलने लगे। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। रुद्री ने अपने मन में कहा, सर क्या जानबूझकर इन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं? गॉड डे मेड, हे ईश्वर रक्षा करो। रुद्री क्या तुम सुन रही हो? अभिलाष ने रुद्री से कहा। रुद्री अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आई। हाँ मैं सुन रही हूँ सर। क्या आपको पता है कि आप खाना खाते वक्त एक मासूम से बच्चे लगते हैं? रुद्री ने टॉपिक को चेंज करते हुए कहा। अभिलाष को रुद्री की ये बात सुनकर एक शैतानी आइडिया आया। और ऐसे? अभिलाष ने कहा। शैतान या एक राक्षस? रुद्री ने अपने मन में कहा। क्या कहा तुमने? अभिलाष ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, रुद्री ने बड़े ही मासूमियत के साथ कहा। बच्चों को खाना खिलाने की बात तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है, अभिलाष ने कहा। रुद्री ने तुरंत कहा, हाँ मैं बचपन से ही मेरे कृषु भैया को अपने इन्हीं हाथों से खाना खिलाती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, उनके ग्रेजुएशन तक मैंने उन्हें ऐसे ही खाना खिलाया है। तभी अभिलाष को बहुत गुस्सा आया। आह सर क्या आपने मुझे तंग करने के लिए जानबूझकर मेरा हाथ काट लिया? रुद्री ने अभिलाष की ओर गुस्से में देखकर पूछा। अभिलाष को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, क्या अभी तू कितना गिर गया है? मतलब उसके भाई से भी तुझे जलन हो रही है? ये इंटेंस लव तुझे बर्बाद कर देगा। अच्छा सर क्या आप अपने भाई बहन को इतना प्यार नहीं करते जितना मैं अपने कृषु भैया को करती हूँ? रुद्री ने बेचैन होकर पूछा। करता हूँ पर तुम्हारी तरह नौटंकी नहीं करता, अभिलाष ने रफ टोन में कहा। रुद्री को अभिलाष के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ये घमंडी अभिलाष बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसका अभिलाष एक पैशनेट लवर है, एक निकचड़ा घमंडी और क्रूएल दानव नहीं। नौटंकी? रुद्री ने कहा। हाँ झूठ मूठ का प्यार पब्लिक में दिखाना, अभिलाष ने कहा। अभिलाष को रुद्री को हर्ट करने में सुकून मिल रहा था। उसने अपने मन में कहा, तुम मेरे अलावा किसी और को कैसे खाना खिला सकती हो? कोई भी हो, तुम्हारा भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे सो कॉल्ड पिताजी। तुम्हारी लाइफ में मैं हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी पर रहूंगा। रुद्री ने अभिलाष से कहा, ये पब्लिक को दिखाना नहीं, अपनों को प्यार जताना होता है। खैर ये आप नहीं
मेरी छोड़ो मिस बटबट, ये बताओ कि आपके कृषु भैया क्या काम करते हैं। अभिलाष ने कृषु के बारे में जानने की कोशिश करते हुए कहा। रुद्री ने कहा, मेरे कृषु भैया MS कंप्यूटर साइंस है, उन्होंने अपना MS प्रोडिग्रिटी यूनिवर्सिटी लंदन से किया है। वह माइक्रोलेवल एडटेक स्टार्टअप के फाउंडर और CEO हैं। उनका स्टार्टअप लंदन में शुरू हुआ और अब दुनिया के कई जगहों पर उनके कई सारे सेंटर्स हैं। मेरे भैया स्कॉलर हैं। अभिलाष ने खाना खत्म करते हुए कहा, मिस बटबट, तुम कितनी आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हो। ऐसे ही किसी दिन कोई किडनैपर तुम्हारे भाई को उठा कर ले जाएगा, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मिस बटबट हो। सारी जानकारी किडनैपर्स को तुम आसानी दे दोगी। थैंक्स फॉर फूड, गुड नाइट। रुद्री को मन किया कि अभिलाष के मुंह पर एक कसकर घुसा मार दे। उसने अपने मन में कहा, कितना ज्यादा अपने आप को ये अंकल 30 मार खा समझता है इसकी तो। रुद्री ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, गुड नाइट, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। वह जैसे ही उठी कि तभी अभिलाष ने कहा, रुद्री सुनो। रुद्री ने कहा, क्या हुआ। रुद्री प्लेट में बचा हुआ खाना बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने वह खाना खाते हुए अभिलाष की ओर देखा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अभिलाष ने थोड़ा सोचते हुए कहा। रुद्री ने तुरंत पूछा, क्या बात करनी है तुम? मेरा मतलब है कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? अभिलाष ने एक सांस में इस बात को कहा। रुद्री के हाथ से प्लेट छूटकर फर्श पर गिर गया। क्या? क्यों नहीं? रुद्री ने कहा। रुद्री, वाइफ नहीं, मेरा मतलब है फेक वाइफ, नकली वाइफ। अभिलाष ने कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा। रुद्री को ऐसा शौक लगा कि वो स्टडी टेबल के पास वाली चेयर पर धाम से बैठ गई। उसे मालूम था कि ये जिद्दी अंकल नहीं मानेगा, पर क्यों, मैं ही क्यों? दुनिया में इतनी औरतें हैं, आपके कैंपस में तो बेशुमार। रुद्री ने बहुत परेशान होते हुए कहा। रुद्री, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, आगे चलकर तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगी, बाकी सब पर मुझे। अभिलाष ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए कहा। सर, अगर मेरे पिताजी को पता चला तो वो मुझे जमीन के अंदर जिंदा दफना देंगे, रुद्री ने कहा। उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। इस सारे मामले के बारे में सोचकर उसे घबराहट होने लगी। क्या तुम फ्यूचर में किसी से शादी करोगी? अभिलाष ने पूछा। रुद्री ने थोड़ा सोचा और कहा, सर, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। फिलहाल मुझे अभी MSTG इंटरनेशनल स्कूल में परमानेंट फैकल्टी बनना है। ओके, तो तुम अभी एडहॉक पर हो, मतलब टेम्पररी? अभिलाष ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, 0.6 महीने के बाद में मैं परमानेंट हो जाऊंगी, रुद्री ने कहा। तुम कभी परमानेंट नहीं होगी, अभिलाष ने कहा। रुद्री के जैसे सारे सपने बिखर गए। उसने पूछा, क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें पुअर असेसमेंट दूंगा। क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? एपिसोड 14, क्योंकि मैं तुम्हें पुअर असेसमेंट दूंगा। क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? रुद्री को याद आया कि अभिलाष ने उसे बताया था कि वह क्लास 12 का सुपरवाइजर है। ये सारी बातें प्रवीण सुन रहा था। अभिलाष ने अपने मोबाइल को अपने हाथ में लिया हुआ था। उसने जैसे ही रुद्री के सामने अपना प्रपोजल रखा, वैसे ही उसने प्रवीण को कॉल कर दिया था। वहां दूसरी ओर प्रवीण परेशान था। उसने अपने मन में कहा, हे ईश्वर, रुद्री की हेल्प करना। मुझे सब पता है कि क्या होने वाला है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। रुद्री ने अभिलाष से कहा, सर, आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अभिलाष ने रुद्री का रिस्ट पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब बैठा लिया। रुद्री के पूरे बदन में एक तरंग सी उठ रही थी, एक अजीब सी बेचैनी और अलग तरह की घबराहट। उसके सीने में एक टीस सी उठ रही थी। रुद्री का रोम रोम अभिलाष के टच से आनंदित था, शायद उसे उसकी आदत सी हो रही थी। अभिलाष ने कहा, अब तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनो, शादी करो, नहीं तो अपना सामान बांधो और अपने घर लौट जाओ। अभिलाष के छूते ही रुद्री एक जेली जैसी बन गई। उसके पूरे बदन में वल्लविन का एहसास होने लगा। अभिलाष के ओलिव ब्लॉसम कोलोन में खोसी गई। फिर उसने अपना सिर हल्का सा हिलाया और अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। आप अपने आप को समझते क्या हैं? एक मामूली सुपरवाइजर हैं और दिखावा ऐसे करते हैं कि कहीं के डायरेक्टर हों। रुद्री ने गुस्से में कहा। अभिलाष ने घूरकर रुद्री को खा जाने वाली नजरों से देखा। अभिलाष ने कहा, मिस बटबट, आप कोई हूर या परी नहीं है, आप बहुत ईमानदार हैं, इसीलिए ये एक छोटा मोटा सुपरवाइजर आपके साथ एक फेक मैरिज करना चाहता है। तो ये प्लान आपने बहुत पहले बना लिया था, आपने इसके बारे में कब सोचा था? रुद्री ने खड़े होकर कहा। रुद्री खड़ी होकर अपने कमर पर हाथ डालकर अभिलाष से बोल रही थी। 6 फीट 4 इंच के अभिलाष के सामने वह एक छोटी सी बच्ची जैसी लगती थी। अभिलाष ने उसे एक ही झटके में उसकी कमर से पकड़ा और वापस उसकी पुरानी जगह पर बैठा दिया। अभिलाष के ऐसा करते ही रुद्री सब कुछ भूल गई। उसने अपने मन में कहा, क्यों ना आपके छूते ही मैं सब कुछ भूल गई? आपके टच में ऐसा क्या है जो मेरे सेंसेस पर आप पूरी तरह हावी हो जाते हो? मेरे वूम और बेली में फल्टिंग होने लगती है, पूरे बदन में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है?
मेरे सिर पर कोई खड़ा रहे, मुझे बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं, अभिलाष ने कहा। अभिलाष के मोबाइल पर प्रवीण का कॉल चल रहा था। कॉलिंग मोड पर अभिलाष ने अपने मोबाइल को अपने राइट थाइस के बगल में रखा था। प्रवीण हर बात ध्यान से सुन रहा था, उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके आगे के सारे अरेंजमेंट्स करने थे, इसीलिए अभिलाष जैसा सीक्रेटिव आदमी उसे अपनी ये बातचीत कॉन्वर्सेशन सुना रहा था। आपको इस फेक शादी की इतनी जल्दी क्यों है? रुद्री ने पूछा। अब सही सवाल, इस बार जब मैं अपने गांव के खानदानी बंगले पर बहुत दिनों बाद गया। फ्लैशबैक, सेन मेंशन डाइनिंग रूम, दोपहर का वक्त। अभिलाष, तुम्हारी और मुनमुन की शादी की डेट हम फिक्स करने वाले हैं। मंगनी और शादी एक साथ ही करेंगे उन लोगों को। बहुत जल्दी है, रंभा ने खाना खाते हुए कहा। मैं शादी नहीं कर सकता, अभिलाष ने खाने की थाली को साइड में कर दिया। रंजीत ने गुस्से में कहा, किस खुशी में नहीं कर सकते? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, इसीलिए मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता, अभिलाष ने थोड़ा सोचते हुए कहा। सबको एक शौक लगा। आशुतोष चाचा, उमा चाची, इंद्रजीत चाचा और अन्नपूर्णा चाची का खाना गले में अटक गया। इंद्रजीत चाचा के नाराज होते हुए कहा, अब मैं क्या कहूँगा अपने दोस्त मिनिस्टर रघुनाथ पाल जी को? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आप सभी के लिए एक बिजनेस डील हूँ, मुझे मेरी लाइफ में किसी की भी कोई भी दखलंदाजी नहीं चाहिए, अभिलाष ने कहा और अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे अभिलाष की खाने की प्लेट लेकर सिद्धि भी चली गई। सिद्धि ने उसके कमरे में जाकर कहा, भैया मैं हमेशा आपके साथ हूँ, प्लीज खाना खा लो। आज अगर विश्वा भैया, वेणु और आरुषि दीदी यहाँ होते तो वे लोग भी आपके ही साथ होते। हम 5 इन 6 लोगों पर भारी पड़ेंगे, चलो यहाँ आओ, खाना खा लोग फिर सो जाना। सिद्धि की प्यारी बातें सुनकर अभिलाष का गुस्सा गायब हो गया। सिद्धू, तू भी आ और यहाँ बैठकर मेरे साथ खाना खा, अभिलाष ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चुड़ैल मुनमुन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब मैं जल्दी ही भाभी से मिलने आऊंगी। आपको भाभी कब और कहाँ मिली थी? अभिलाष को कुछ समझ नहीं आया कि रुद्री के इस सवाल का क्या जवाब दे। अभिलाष को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने 4 साल पहले वाली घटना को अपने सीक्रेट लव अफेयर की कहानी बनाकर सिद्धू को सुना दिया। प्रेजेंट, मेरी मोम अपने ड्राइवर हरी को मेरे साथ भेज रही थी ताकि वो उन्हें जाकर सारी अपडेट्स दे सके। मुझे जल्द से जल्द इस झूठ को सच बनाना था। कल तुम मुझे उस जंगल में मिली, बस क्या था? अभिलाष ने कहा। रुद्री को अब सारी बातें समझ आ रही थी। अभिलाष ने रुद्री का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, रुद्री, हाँ तुम मेरा पहला प्यार हो, या शायद क्रश। कहा जाता है कि पहला प्यार हमेशा अधूरा रह जाता है, तो इस अधूरे से वन साइडेड रिश्ते की खातिर ही सही हाँ कह दो। रुद्री का दिल अभिलाष के टच से जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह अभिलाष के प्रपोजल के लिए तुरंत हाँ कह दे। उसने मन में कहा, सर आपके टच और ऑरा और में मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। मैं आपकी टच की इंटेंसिटी में खुद को खो बैठी हूँ, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। अभिलाष ने रुद्री को बिल्कुल चुप देखा तो वह समझ गया कि रुद्री के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कहा, मुझे बचपन से ही प्यार व्यार सब बकवास टर्म लगते हैं। हमारे घर में 3 कपल्स हैं, तीनों के तीनों बेहद अच्छे बिजनेस डील्स हैं। शादी नहीं की जाती, ये देखा जाता है कि एक और बिजनेस पार्टनर, वो भी बहुत पावरफुल हो, उसे घर में दुल्हन के कपड़े पहना कर लाया जाता है और बच्चे तो साथ में सोने से कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती। रोबोट की तरह काम करो और पैसा छापो, मतलब कमाओ। बहुत खुश हुए तो 5 स्टार होटल में पार्टी या फिर डिनर, उसमें भी झूठ के मुखौटे पहने, हिसाब से दांत दिखाते हुए। झूठी हंसी वाले लोग मेरे शंकर और बृंद गरीब जरूर हैं, पर सच में ट्रू कपल हैं। खैर, बैक टू द पॉइंट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में अकेले प्रोग्रेस किया है। मुझे किसी अमीर लड़की या फिर नेता की बेटी की कोई जरूरत नहीं है। शादी वादी एक फंदा है, दोनों लोग एक दूसरे के रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। हनीमून तो छोड़ो, सुहागरात के दिन से डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। मुझे मेरा सारा फोकस मेरे काम पर रखना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स भी हूँ, मेरा हर काम कैलकुलेटेड होता है। अभिलाष ने बहुत ही सावधानी से रुद्री को सब कुछ समझा दिया। रुद्री ने अपने मन में कहा, काम तो मेरा भी कैलकुलेटेड होता है, इसीलिए तो मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ अंकल। अभिलाष की नज़रों में देखते ही रुद्री एकदम से सिहर सी गई। अभिलाष की गहरी नज़रें कुछ अजीब सी इंटेंसिटी के साथ रुद्री को देखती थी। लगता था कि उन नज़रों में सदियों की प्यास है। ये कोई वासना की भूख नहीं थी, एक इंटेंस लव को बयान करने वाला इमोशन था। रुद्री ने अपने मन में कहा, सारे जहां में एक से एक लड़कियां हैं, भला इन्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा। खैर, मुझे अब छोटी माँ को कॉल करना चाहिए। रुद्री ने अपनी छोटी माँ इशिता को कॉल किया, पर उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। क्या हुआ, बोलो, नहीं तो मैं बोलूंगा, अभिलाष ने डरपोक रुद्री से कहा। छोटी माँ, वो मुझे ना, मुझे, रुद्री ने थोड़ा सा हकलाते हुए कहा। रुद्री सकपका सी गई।
रुद्री चाहकर भी नहीं बोल पा रही थी। अभिलाष ने रुद्री का मोबाइल उसके हाथों से छीन लिया और कहा, प्रणाम छोटी माँ, मैं रुद्री का सुपरवाइजर हूँ, मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया, मतलब पहली नज़र में ही रुद्री से प्यार हो गया, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इशिता ने जब ये सुना तो वह दंग रह गई। रुद्री ने अभी कल ही स्कूल ज्वाइन किया था। इशिता ने कहा, खुश रहिए, बहुत अच्छी बात है कि आप सच बोलते हैं, मुद्दे की बात बोलते हैं। क्या आपके घर पर कोई और नहीं है जो आपकी शादी का प्रस्ताव हमारे सामने रखे? अभिलाष ने पलक झपकते अपना रेडीमेड जवाब देते हुए कहा, जी नहीं, मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मेरा कोई सरनेम भी नहीं है, मेरा नाम सिर्फ अभिलाष है। छोटी माँ, मेरे लिए तो आप ही मेरी गार्जियन है, आप ही मेरा परिवार है। अभिलाष को पता नहीं क्या हुआ कि वो इशिता से एक कनेक्शन महसूस कर रहा था। ममता का संबंध उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें जानता हो, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इशिता को अभिलाष बहुत प्यारा लगा, उसकी बातों ने उसके कानों में मिश्री घोल दी। इशिता ने प्यार से कहा, अभिलाष बेटा, आप मुझे आज एक दिन का समय दो, मैं भैया से बात करती हूँ। फिर इशिता ने कॉल कट कर दिया। रुद्री ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, आपको किसने कहा था बीच में बोलने के लिए? मैं बात कर रही थी ना। अभिलाष ने अपने हाथ को रुद्री के सिर पर रखकर कहा, एक लड़की अपनी शादी की बात खुद करे, ये ठीक नहीं लगता। वैसे भी हम लव कम कम अरेंज मैरिज का नाटक कर रहे हैं तो बातें अनकही रह जाती है, पर सुनने वाले समझ ही जाते हैं। रुद्री के सिर को जब अभिलाष ने टच किया तो रुद्री को अपने पूरे सिर में सरसराहट सी महसूस हुई, उसके हर अंग में उसे थिरकन सी महसूस हुई। रुद्री ने अपने मन में कहा, महादेव, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है? एपिसोड 15। रुद्री ने अपने मन में कहा, महादेव, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है? अभिलाष ने रुद्री की ओर देखा, अपनी पैनी निगाहों से उसने उसके अंदर झांका। वो समझ गया कि रुद्री ने दिमाग में क्या चल रहा है। अभिलाष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ईश्वर कुछ नहीं करते, जो करते हैं हम लोग करते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। इतना मेलोड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, नौटंकी कम और काम ज्यादा करो। अभिलाष तुरंत सबकी मन की बात को जान जाता था। बचपन से परिवार से दूर, अकेले रेजिडेंशियल स्कूल, फिर कॉलेज हॉस्टल, और उसके बाद अकेले रहते रहते उसने जिंदगी को बेहद करीब से देखा था। शायद जिंदगी का बहुत घिनौना रूप उसकी लाइफ में सिर्फ 4 लोग मायने रखते थे, प्रवीण, सिद्धि, आरुषि और विश्वा। बस यही लोग उसकी दुनिया थे। शायद एक और इंसान 4 साल पहले उसकी जिंदगी में आ गया था। अभिलाष ने प्रवीण का ऑनगोइंग कॉल कट कर दिया। वो नहीं चाहता था कि प्रवीण उन दोनों की लड़ाई की बातें सुने और सुनकर मजे ले। दूसरी ओर से प्रवीण मुस्कुराया और उसने कहा, अभी तू बहुत एवल है। रुद्री ने अपने मन में कहा, अंकल अब बस चलो तो सही मेरे घर, तब तुम्हें मजा चखाती हूँ। ड्रीम ऑन। अपने सपने में, एक्चुअली अपने सपने में भी कोई मुझे छू नहीं सकता, अभिलाष ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा। अभिलाष ने रुद्री के मन की बात को अपने पीनिट्रेटिंग नजरों से भांप लिया। रॉय मेंशन, इशिता का बेडरूम। इशिता ने कृषु को कॉल किया। गुड इवनिंग माँ, भारत में तो रात के 10 बज रहे होंगे, यहाँ तो अभी शाम के 4:30 बज रहा है। कैसी हो आप और बाकी सब कैसे हैं? मेरी लाडली होप रुद्री कैसी है? कृषु ने कहा। कृष, रुद्री शादी करना चाहती है, इशिता ने कहा। क्या माँ, मेरी तो होप से हमेशा बात होती है, सिर्फ कल मेरी उससे बात नहीं हुई थी, उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। तो फिर? कृषु ने शोककर होते हुए कहा। उसके बॉयफ्रेंड ने मुझसे अभी अभी बात की है, वो इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है। तू विक्रमजीत भैया को कह देना कि अभिलाष तेरे बचपन का दोस्त है, इशिता ने कृषु को रिक्वेस्ट करते हुए कहा। इशिता ने अभिलाष की सारी इन्फॉर्मेशन, जानकारी कृषु को दे दी। अच्छे काम के लिए थोड़ा सा झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। विक्रम भैया कभी भी किसी भी अनजान से रुद्री की शादी नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो बेचारी रुद्री का दिल टूट जाएगा, इशिता ने कृषु को समझाते हुए कहा। कृषु ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है माँ, मुझे पिताजी के गुस्से से बहुत डर लगता है। मैं अपने पापा को तो पापा कहता रहा हूँ, जबकि पिताजी ने हमेशा सिखाया है कि मैं उन्हें बड़े पापा नहीं बल्कि उन्हें पिताजी कहकर बुलाऊं। इसी से पता चलता है कि वो कितने जिद्दी और अड़ियल हैं। आप सुवर्णा माँ को सब कुछ सच सच बता देना, इसी में हम सब की भलाई है। मैंने सुवर्णा दीदी को सब कुछ बता दिया, वह बहुत खुश है। रुद्री ने आज तक कभी किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाया है, वह शादी के फेवर में कभी नहीं थी। आज उसने अभिलाष को अपना जीवन साथी चुना है, ये बहुत अच्छी खबर है, इशिता ने खुश होते हुए कृषु से कहा। सारी बातचीत होने के बाद इशिता ने कॉल कट कर दिया। अब कृषु की बारी थी रुद्री की मदद करने की। उसने विक्रमजीत को कॉल किया। विक्रमजीत ने कॉल उठाया। पिताजी प्रणाम, कृषु ने धीरे से कहा। खुश रहो, कैसे हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? विक्रमजीत ने कहा।
कृषु की हालत बहुत खराब हो रही थी। वहीं दूसरी ओर विक्रमजीत के बगल में लेटी हुई सुवर्णा की सांसें भी बहुत तेज हो गई थीं। सब मन ही मन ईश्वर को याद कर रहे थे। मैं ठीक हूँ, मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। दुनिया भर के 145 से अधिक देशों में मैंने और मेरी टीम ने मिलकर अपनी कंपनी के ऑफिस खोल दिए हैं। जल्द ही मैं अपने एक हेड ऑफिस का ब्रांच कृष्णकुंज में खोल दूंगा। आपके पास अब जल्द से जल्द शिफ्ट होना है। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी और अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन बस काम करने के लिए बहुत है। एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, कृषु ने कहा। हाँ कहो, विक्रमजीत ने कहा। कृषु ने ध्यान से अपनी बात को विक्रमजीत से कहा। रुद्री के लिए मुझे एक लड़का मिल गया है। वह रुद्री को बहुत पसंद करता है। वह मेरे बचपन के दोस्त भूदेव का दोस्त है। कृषु की बात सुनते ही विक्रमजीत के कान खड़े हो गए, मतलब वह सतर्क हो गए। विक्रमजीत ने पूछा, उस लड़के को रुद्री कहाँ से मिली? वो रुद्री का सुपरवाइजर है, कृषु ने एक ही सांस में कहा। अभी तो उस जॉब को ज्वाइन किए हुए रुद्री को एक ही दिन हुआ है, विक्रमजीत ने अपनी शंका जताते हुए कहा। रुद्री इतनी सिंपल और सुशील है कि पहली नजर में उसे देखते ही अभिलाष ने उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना तय कर लिया। पिताजी, वह एक अनाथ है, उसे एक परिवार की तलाश है। हमें इस रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए। लड़का बहुत ही मेहनती है, कृषु ने अभिलाष की बड़ाई करते हुआ कहा। क्या वो एक सच्चा इंसान है? विक्रमजीत ने पूछा। हाँ पिताजी, नहीं तो वे दोनों चुपचाप शादी कर सकते थे, कृषु ने अपनी बात को प्रूव करते हुए कहा। विक्रमजीत ने थोड़ा रफ टोन में कहा, कृषु, तुम और रुद्री कभी भी चुपचाप शादी नहीं कर सकते। तुम्हारी रगों में रॉय खानदान का खून दौड़ रहा है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सच बोलते हैं, इसी कारण हमारे दोस्त नहीं हैं और दुश्मन बहुत सारे हैं। खैर, उस लड़के को मुझसे मिलने के लिए कहो। ठीक है पिताजी, वे दोनों इस रविवार को आपके पास पहुंच जाएंगे। गुड नाइट, कृषु ने अभिलाष की मीटिंग फिक्स करते हुए कहा। गुड नाइट, विक्रमजीत ने कहा और कॉल कट कर दिया। उसने सुवर्णा से कहा, सुवी, बेटी को विदा करने का समय आ गया है। क्या? सुवर्णा ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा। तुमने सही सुना, क्योंकि मैंने सही कहा। चलो इस रविवार को अपने होने वाले दामाद से मिल लेना, विक्रमजीत ने साइड लैम्प ऑफ करते हुए कहा। विशुपटा सिटी, रो हाउस, रुद्री का बेडरूम। आधी रात को अभिलाष धीरे से रुद्री के बेडरूम का दरवाजा डुप्लीकेट चाबी से खोलता है। रुद्री के बेड के बगल में खड़े होकर वो रुद्री को अपनी इंटेंस गेज से निहार रहा होता है। अभिलाष ने हल्की चांदनी की रोशनी में रुद्री के भरे हुए लिप्स को देखकर अपने मन में कहा, सॉरी रुद्री, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुमसे इंटेंस लव करता हूँ। आई लव यू अ लॉट। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। मैं तुमसे ढेर सारा प्यारा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे उतना ही इंटेंस लव करो। तभी रुद्री ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, अरे इडियट अंकल, आई हेट यू। आप बहुत टॉर्चर करते हो, पर मैं रुद्री विक्रमजीत रॉय हूँ, कभी हार नहीं मानूंगी। पर अंकल, यू आर सो। रुद्री नींद में थी, कुछ ऐसा ड्रीम कर रही थी कि शर्म से उसके पूरे गाल लाल हो गए। अभिलाष ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, मुझे पता है कि तुम्हें खुद पर कितना। रुद्री ने फिर से नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, सर, क्या आपको पता है कि मुझे आपसे नहीं खुद से डर लगता है कि। अभिलाष ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसके मुंह के किनारे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। उसने अपने मन में कहा, रुद्री, तुम बेहद क्यूट हो। कल जब तुम उठोगी तब मैं तुम्हें तंग करूंगा। मेरा दिल करता है कि तुम्हारे इन गालों और लबों को घंटों तक पैशनेटली किस करता रहूं, तुम्हें हर जगह टच करूं। रुद्री, आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तुम कितने आराम से सोती हो, मुझे तुम्हारा ये सुकून चाहिए। उफ। रुद्री की मासूमियत अभिलाष के अंदर की प्रिमिटिव डिजायर को जगह देती थी। अभिलाष ने अपने मन में कहा, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बालों को संवारना चाहता हूँ। मैं ये बेडरूम शेयर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ये बेड शेयर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें स्क्वीज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लिक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हॉट बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हर अंग को चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना इंटेंस लव देना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सारा वक्त चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सारी अटेंशन चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझे चाहती हो? रुद्री के पास एक भी पल रुकने का मतलब होता कि अभिलाष कुछ न कुछ कर बैठता। वह तुरंत रुद्री के बेडरूम से बाहर आ गया। रुद्री का बेडरूम, सुबह का वक्त। रुद्री का 5 बजे का अलार्म बजा। रुद्री हमेशा की तरह फर्श पर लेटी हुई थी। बचपन से ही रुद्री बेड पर से ज्यादातर रोज ही नीचे गिर जाती थी। रुद्री ने उठने की कोशिश की, पर उसका शरीर अकड़ गया था। शायद वो कल रात को ज्यादा जोर से गिरी थी। अभिलाष अपने जिम से बाहर आया।
उसे कुछ अजीब लगा, शायद ऊपर से रुद्री की हेल्प मांगने की आवाज आ रही थी। वह भागता हुआ रुद्री के बेडरूम की ओर गया और डुप्लीकेट चाबी से डोर खोला। उसे बहुत जोर से हंसी आ गई। सर प्लीज मेरी उठने में हेल्प करो, मैं बहुत जोर से गिर गई हूँ, मेरा शरीर अकड़ गया है। रुद्री ने अपना दायां हाथ मदद मांगते हुए अभिलाष की ओर बढ़ाया और कहा। अभिलाष ने अपने दोनों हाथों में रुद्री को उठाया और बेड पर लिटा दिया। रुद्री को इतने दर्द में भी अभिलाष के टच और उसकी ओलिव ब्लॉसम कोलोन की खुशबू दीवाना बना रही थी। अभिलाष ने रुद्री को छेड़ते हुए कहा, इतनी चोट लगने पर भी तुम। रुद्री ने गुस्से में अपने पैर को पटकने की कोशिश की पर उसका दर्द और बढ़ गया। उसने कहा, आह, आप अपने आप को क्या समझते हो? अभिलाष ने अपने रिस्ट बैंड में अपना पसीना पोंछते हुए कहा, बहुत हैंडसम। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? थैंक यू फॉर लिसनिंग।